कोई है? ठीक है भाई, आज बहुत सारी सामाजिक है। ठीक है, आज बहुत सारी सामाजिक असामाजिक सत्य असत्य काल्पनिक घटनाओं पर बातें करेंगे। सिलेबस तो ऑलरेडी खत्म कर ही चुके हैं हम लोग, और कुछ चीजें जो बची हैं वो अपने आप रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। और आज बातें नहीं करोगे, मुझे सुनोगे तो तुम लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर लगा तुम लोग बैठ के साथ में बातें करोगे तो अलग अलग हो जाओ पहले, क्योंकि बाद में मैं नहीं चाह रहा आज मूड खराब हो जाए, है ना। इसलिए सब अच्छे मूड से जाएंगे यहाँ पे, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए सब आराम से बैठना, सिर्फ सुनना, जहाँ डिस्कशन करना होगा बातें भी करें, जितनी बातें करनी मुझसे करवा, ठीक है। जितनी करनी है सारी, बाद में आपस में बातें करते रहना, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, तो जल्दी से शुरू करते हो, जल्दी खत्म करते हैं, है ना, क्योंकि 12 बजे चलना भी तो बताइए। बता देंगे वो कल नहीं है, मैं चला गया था। तो देखो चर्चाएं तो बहुत सारी, मेन मुझे जो चिंता है वो आपके विषय से ज्यादा आपके एग्जाम को लेकर है। जो एग्जाम आप लोग अब देने जा रहे हो, यूपीएससी दोगे, पीसीएस दोगे, या फिर आने वाले और भी रिसेंट एग्जाम्स होंगे, उन एग्जाम्स को दोगे। ऐसे एग्जाम्स की चिंता है कुछ, और वो चिंता आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि यही लाइफ नहीं है, इसके आगे भी बहुत जीवन पड़ा हुआ है, और वो जीवन वैसे ही कटेगा, सिर्फ क्लास कर करके या फिर ऐसे नहीं करता। तो आगे के जीवन को किस तरीके से तय करना है, आगे किस तरीके से अपनी लाइफ को किस मोड़ पे लेके जाना है, वो कुछ आज ही डिसाइड कर लेते हैं, जिससे आज ही आप लोग का पाथ ही क्लियर हो जाए कि हम लोग इसी पाथ पे चलेंगे, जब तक चलेंगे और इसी पाथ पे चलेंगे। और इसके बाद अगर कुछ सोचना होगा तो एक प्लान बी भी साइड में डाल देंगे, ठीक है। तो प्लान बी भी एक साइड में डाल देंगे, और प्लान बी पड़ा रहेगा साइड में कहीं ना कहीं, तो उसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या बातें हो सकती है। तो देखिए, जिन चिंताओं की बात मैं कर रहा हूँ वो चिंताएं हैं यूपीएससी के एग्जाम को लेकर, जो आप देने जा रहे हो 2025-26 में। 24 में भी कुछ लोग देंगे उम्मीद है, और 25-26 में भी देंगे, तो वो चिंता तो वही है आपकी। और साथ ही साथ में पीसीएस का रिसेंट एग्जाम आ रहा है 17 मार्च एग्जाम, तो अगर 17 मार्च का भी जिनको एग्जाम देना है उनके लिए भी बहुत सारी बातें होंगी, या फिर इस साल अगर एग्जाम नहीं देना, अगले साल अगर पीसीएस देना, तो उसको लेकर भी कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, यहाँ आईएएस कितने लोग देना चाह रहे हो पूरी लाइफ में कभी भी? भावना मैंने भर दिया है। मुझे नहीं लिखा दोनों ने, तो जितने भी हैं सब लोग को एक समय पे आईएएस देना ही है। हो सकता है कोई 24 में नहीं सोच रहा तो 25 नहीं तो 26 देना ही है। तो अगर आईएएस के एग्जाम आपको देना है तो आईएएस या यूपीएससी की स्ट्रेटेजी बेसिक क्या हो सकती है जिससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के बाद में कुछ इन चीज़ों या फिर इन कह सकते हो आप कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंचे हैं हम, कि आपको वो गोल्डन प्लान देके यहाँ से जाए जिस प्लान के थ्रू आप यूपीएससी के एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। आज सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे, और साथ में पीसीएस की कुछ बातें करेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। यूपीएससी के प्लान की जब मैं बात करता हूँ तो यूपीएससी के प्लान को बेसिकली हम लोग डिवाइड करेंगे कुछ पैटर्न के अकॉर्डिंग, अलग अलग, है ना। पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसको टू फोल्ड एग्जाम बोला जाता है। टू फोल्ड एग्जाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को दो फाड़ में बांट दिया गया, ठीक है। दो फाड़ में बांट देने का मतलब एक स्लॉट जो है 50% पोर्शन वो कवर करता है, एक स्लॉट है वो 50% कवर करता है। कैसे 50-50 पोर्शन कवर किए जाते हैं इस एग्जाम के अंदर, वो आप लोग कैसे कवर करोगे उसकी स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए मार्कर चाहिए, नंबर
भैया वो घर खड़े ले जाऊंगा। अरे नहीं मतलब देवी का नहीं सवाल कौन है? दावत करने आ वापस पता नहीं मुझे पता नहीं था किसी मैं तो चलो देखो अच्छा हम करते हैं। अब यूपीएससी का एग्जाम आप सभी लोग देना चाहते हो। यूपीएससी में मुझे ये भी बता दो कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस इस एग्जाम के ऊपर टारगेट कर रहे हो दूसरा या फिर सीडीएस, जेपीएफ, मिसलिनियस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं इनके ऊपर फोकस करो। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ ये है तो इस पे चर्चा करेंगे, ये भी है तो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। तो बताइए इनमें से कोई एग्जाम देना चाहता है? सीपीएफ, सीडीएफ, यूपी पुलिस तो रहने दो। तुम्हारा पूछना करा देंगे तो हो जाएगा। पीछे है सीट देखो, पीछे है मतलब मैं ये वाला तीन तो आगे अभी और लोग भी आ रहे हैं। जैसे हम खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, कैसे सीटें हैं? 4-5 सीटें हैं। क्या बैठना है? इसको इधर दे दो आप। ठीक है, देखो टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी डिस्कशन करना है, बातें करनी है जल्दी से, ठीक है। यूपीएससी के इन एग्जाम के ऊपर कोई फोकस करना है या इन एग्जाम को देना चाहते हैं? आप देना चाहते हो सीडीएस का? सीडीएस का देना चाहते हो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बात अस्मित को अलग से बता देंगे, ठीक है। अगर आप ये अकेले हो तो बात में ठीक है। अब देखिए यूपीएससी का ये जो एग्जाम है जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आता है, इन एग्जाम्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस एग्जाम के बारे में किस तरीके से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, इन सारी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में क्लास में आपको कहा, क्या हो गया? तो सुनाई नहीं दिया, तुमसे नहीं क्लास में, आप सुन लो, फिर से बता रहे हैं क्वालिफाई किस तरीके से यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम आपको करना है, इसके ऊपर प्रॉपर चर्चा है आज। इसके बाद में थोड़ा समय बचेगा तो पीसीएस के बारे में भी बात कर लेंगे। अभी यूपीएससी का एग्जाम जिस तरीके से मैंने बोला 2-fold एग्जाम होता है, हम लोग इसको हमेशा 50% और 50% में अगर लेके चले तो इस एग्जाम को समझना पढ़ना आसान हो जाता है। एक तरफ अगर 50% की मैं बात कर रहा हूँ तो समझ जाइए यहाँ पे बात हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। बहुत ध्यान से देखना, ये सब चीजें बाद में नहीं मिलेंगी, मुझे नहीं पता कहाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत सारा रिसर्च वर्क है इसके अंदर जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी,
ये 4 वो सब्जेक्ट हैं जो 50% पेपर कवर करते हैं हमेशा आईएएस के अंदर। 50% पेपर ये पोर्शंस कवर करते हैं हमेशा, ऑलवेज 50% पेपर इसमें से आता ही आता है। ठीक, अब क्या बचा इसके बाद में? इसके बाद में कुछ टॉपिक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, जैसे करंट अफेयर, और एक पोर्शन बचा एंशिएंट प्लस मेडिवल प्लस आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा मैं, और वो है आईआर। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रीलिम्स, गवर्नेंस का कुछ वो भी तो क्वालिटी में नहीं है वो प्रीलिम्स के हिसाब से। 50% सिलेबस यहाँ से आ रहा है, 50% सिलेबस यहाँ से आ रहा है, और इन 50% सिलेबस और 50% सिलेबस में टोटल मिला के ये पेपर बन रहा है अब 100 नंबर का। ये मतलब 100 क्वेश्चन का, जिसके 200 मार्क्स आते हैं, और 200 मार्क्स में से आप इस पेपर के अंदर कितने नंबर ले आओ, 90 नंबर भी ले आओ तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। लेस देन 50% का रेशियो, ठीक है, लेस देन 50%। मतलब अगर एक क्वेश्चन पे भी प्रॉपर फोकस किया जाए तो ये एग्जाम निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीटली फोकस करके भी पूरा 100% करेक्ट हो जाए क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होती है। तो हमें दोनों को तो लेके चलना ही पड़ेगा, दोनों सारे के सारे क्वेश्चन में किस तरीके के लेके चलना है। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सब समझ आपको आ रहा होगा। आईआर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आईआर किसका टॉपिक है? मेंस का, ठीक है, मेंस का टॉपिक है। लेकिन आईआर से पिछले साल 12 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे, 12 क्वेश्चन। मेंस क्या है, प्रीलिम्स क्या है, ये सब बातें ही बदल गई यूपीएससी के अंदर। वो जिस क्वेश्चन को चाहता है उठाता है और प्रीलिम्स के अंदर पूछ लेता है। अब कोई यहाँ क्लेम ही नहीं कर सकता कि आपने आईआर में से क्यों पूछ लिया, कर ही नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी को क्लेम करना मतलब वही बात हो गई कि आप अपने आप ही अपनी गर्दन कटवाने जा रहे हो, और बेइज्जती करेगा मेरे को। क्या यूपीएससी की तैयारी करना है तो वो आईआर को जस्टिफाई कर देगा कि मैंने तो पॉलिटी और ज्योग्राफी पूछी थी, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में भी आईआर और ज्योग्राफी में भी आईआर वो भी आती है, तो वो पूछ लेगा सीधे सीधे क्या है, हमने तो ये पूछा करंट अफेयर्स, ठीक, और करंट अफेयर्स तो है इंपॉर्टेंट टूल उसके पास है। ये पोर्शन लगातार जो बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हो, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस लगातार दुनिया भर में लगातार ट्रांसफॉर्म हो रही है, उस बेसिस पे कितनी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ गई है, ये आईआर यहाँ पे बताता है। इसलिए आईआर कम होगा या डाउन होगा ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। कम से कम 12 क्वेश्चन यहाँ आए थे, तो अगली बार 14-15 भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये 10-12 हो जाए, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक, तो अगर इन 4 पोर्शन को आपको फोकस करना है 50% सिलेबस को, तो मैं इसके साथ में ऐड करना चाहूंगा आईआर को, ठीक है, कि 50% के साथ में अगर आप इस आईआर को ऐड कर लेते हो तो आपके +10 मार्क्स अप्रॉक्स मान ले हो जाएंगे यहाँ से कवर आईआर के क्वेश्चन में। तो आईआर के ऊपर एक फोकस करना है, जिसका किसी के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर, ये ध्यान जरूर रखिएगा। आईआर पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए पहले से ही, आईआर पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स में बहुत फायदा मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर जितना भी पोर्शन मैंने आपको बताया, सोर्स क्या रखा है आईआर का सोर्स सिर्फ करंट अफेयर्स होता है, सिर्फ करंट अफेयर्स होता है। आईआर का सोर्स पूरा प्रॉपर करंट अफेयर्स होता है। अगर आपने एक साल की करंट अफेयर्स की एनालिसिस की हुई है तो आप आईआर आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और बाकी चीजें तो आप पढ़ ही लेते हो, पॉलिटी में पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में पढ़ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा ही आपने आईआर का रिलेशन उससे पता चल जाता है। पॉलिटी में जो गवर्नेंस का पोर्शन है वो बहुत कुछ बता देता है उससे रिलेटेड। तो आईआर पढ़ना है बेसिकली करंट इवेंट्स से, करंट इवेंट्स से कोशिश करो पढ़ने की। इसके अंदर एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर मेरे खुद के सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बोलूंगा मत फोकस करना ज्यादा, ठीक है। कहाँ फोकस करना है ज्यादा? मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री अभी भी मोर देन 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से लेस देन 30 या 40% क्वेश्चन आता है इन सारे के सारे क्वेश्चन से। तो अगर हम इसको हटा दिया जाए, इसको ना पढ़ा जाए, तब भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने बताई थी कि आपको अलग क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर में जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको बताया, अगर आप उतनी ही पीडीएफ को कायदे से पढ़ ले गए तो वहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, 100%। कुछ ज़्यादा उसमें मेहनत तो नहीं करनी है। अगर थोड़ी मेहनत के करने के बाद में 4 क्वेश्चन हमारे सही हो जा रहे हैं तो क्यों ना कर ली जाए, है। पहले मैं आपको प्राइमर फोकस बता रहा हूँ कि आपको प्राइमरली करना क्या है, किन चीज़ों पर फोकस करना है। अगर ये समाप्त हो जाए तब फिर किसी और दिशा में जाइएगा,
पहले इन चारों के ऊपर पूरा फोकस बनाना है, इसको 100% सॉल्व करना है, इसके ऊपर काम करना है, उसके बाद फिर आना है आइलैंड के ऊपर, इस पे काम करना है। जब लगे ये सब परफेक्टली हो गया, उसके बाद में फिर कहाँ जाना है, फिर आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा बहुत पोर्शन चाहो तो लिख देना बाद में, लेकिन उससे पहले ये। अब बचा करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। ये बहुत धोखेबाज है करंट अफेयर, ठीक है। धोखेबाज क्यों है? 2018-17 का पेपर जिन्होंने देखा होगा वो उनको पता होगा कि करंट अफेयर से बोला गया 50 क्वेश्चन आ गए, 2021 के क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन पेपर आया था, बोला गया था कि इसमें 40 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर, 40 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से। और ऐसे ही अगर हम लोग ऑन एवरेज देखें, ऑन एवरेज जो है रेशियो जो रहता है 15 क्वेश्चन का रहता है, 15 क्वेश्चन रहते हैं अप्रॉक्स, ऑन एन एवरेज हमेशा 15 क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी ये रेशियो 40-50 तक भी जाता है, वो करंट अफेयर्स भी आप सॉल्व कर सकते हो इनसे और इनसे। जरूरी नहीं है वो करंट अफेयर्स के लिए आपको करंट की नॉलेज ही प्रॉपर होनी चाहिए तब आप कवर कर पाओगे, नहीं जरूरी, एकदम जरूरी नहीं। अगर आपको बेसिक ये नॉलेज भी है, तो जो लोग कह रहे थे कि 50% पेपर करंट अफेयर्स का आया था, वो पेपर वो आया था कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा नाट्य या कौन सा डांस फॉर्म या कौन सा आर्ट फॉर्म पॉपुलर है, उसमें उसको प्रीवियस इतिहास के तौर पर पूछ लिया। जैसे मैंने बताया गुरु नानक की 550वीं जयंती थी, गुरु नानक से क्वेश्चन पूछ लिया, उसको उन्होंने बोला ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन हम तो उनका इतिहास पढ़ चुके, हमें पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर आपने बेसिक भी पढ़ा हुआ तो ये 40-50 में घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। पहले जनवरी में सांस्कृतिक प्रवेश ज्यादा हुए थे, उस वजह से सारा जो वो था वो वहीं से निकला हुआ। हाँ, वो करते ही है। एक किताब आती है ना, इंडिया ईयर बुक, सुना होगा आप लोगों ने, भारत करके किताब आती है, ठीक है, इंडिया करके किताब आती है, हर वर्ष आती है, इस बार की भी आ गई है 2024 की, हर बार जिनको जिस साल पेपर देना होता है वो किताब आती है। इतनी मोटी किताब हो चुकी है वो, इस समय बढ़ती चली जा रही है लगातार। और वो इंडिया ईयर बुक वो किताब है जिससे 100% एश्योरिटी दी जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है उस किताब को, और एश्योरिटी दी जाती है कि यूपीएससी का जो पेपर आता है वो 50% पेपर वहीं से बनता है, सीधा 50% पेपर। लेकिन आपको इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ पाओ, ऑब्वियस बात है। और वो वही पढ़ पाएगा जिसकी कमांड यहाँ सब पे होगी, तब वो उस बुक को खत्म करेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके इसके ऊपर कमांड है तब आप वो किताब आराम से मिलेगा आपको, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा हुआ वहां से दिख जाता है, तो ऐसा दिख जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 50% क्वेश्चन में तो आपको कमांड करना ही करना है, और यहाँ से उठा लीजिए 10 से 15% क्वेश्चन, और 10-15% क्वेश्चन आपको जिसमें कंफर्ट आए आप वो कंफर्टनेस के हिसाब से इस क्वेश्चन को उठा लीजिए, बट आईआर को मत छोड़िएगा, आईआर को जरूर कीजिएगा। यहाँ से मिल जाएंगे आपको इन सबको मिला के, अगर 15% और इधर 10% माना, टोटल इन सबको मिला के भी अगर 10% आ गए तो ये 70% क्वेश्चन आपकी कमांड में आ जाएगा। अब 30% अब छोड़ने का ऑप्शन है हमारे पास कि हम 30% पेपर को छोड़ सकते हैं, हमें टेंशन ही नहीं है 30% सिलेबस हुआ या नहीं हुआ, और सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। जो लोग इस उम्मीद में बैठे हो 25 में एग्जाम इसलिए देंगे कि सिलेबस 26 में इसलिए देंगे कि सिलेबस खत्म हो जाए, सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। यूपीएससी बोला जाता है बीनीथ द अर्थ या अंडर द अर्थ सब कुछ आता है, सब कुछ, और आप इसको कभी खत्म नहीं कर सकते। 70% सिलेबस अगर आपका कवर हो गया तो आप जाइए इस एग्जाम के लिए, अगर आप 70% कॉन्फिडेंट है, इन 70% में आप 10-15% गलतियां भी करेंगे, उसके बाद में भी आप 50% लाके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, और 50 तो चाहिए भी नहीं, कितने 45% मैक्सिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि यूपीएससी के एग्जाम इजीएस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड है, टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड जो लोग बोलते हैं वो माइंड में बना रखते हैं, फिर टफेस्ट एग्जाम है, बहुत आसान है इस एग्जाम को क्रैक करना, सिर्फ यहाँ से काम लेना। हम लोग अपनी हाइपरटेंशन में इतना खो जाते हैं, हमको लगता है कि सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और हम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते, इस वजह से एग्जाम खराब होता है, सिर्फ इस वजह से। वो प्रेशर हमारे ऊपर है, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आगे दिख रही होती है, क्योंकि आपको पूरे भारत की सबसे बड़ी पोस्ट मिलने वाली है इस एग्जाम के बाद में, उसका प्रेशर इतना होता है कि आप यहाँ 45% क्वेश्चन भी सही करते हुए घबरा जाते हैं और घबराहट में पेपर गलत होता है, ठीक है। तो 45% तो आप एनी हाउ इन सब चीजों से। दूसरी चीज जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ये जितनी भी नॉलेज आप कलेक्ट करोगे, जितनी मैंने बताई, इसका 25% हिस्सा ही काम आएगा, जितनी भी नॉलेज कलेक्ट करोगे
25% हिस्सा ही नॉलेज का है सिर्फ और सिर्फ। मतलब अगर आपने इस 70% में 25% नॉलेज भी गेन कर ली तो ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब 70% में भी सर कह रहे हैं 25% नॉलेज गेन कर ली, कैसे क्लियर हो जाएगा? बाकी 75% कैसे सॉल्व करें? इन 70% में अगर 25% भी नॉलेज गेन कर ली और 75% अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर लिया, पीडी जिसको बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तब आपका ये एग्जाम रुक ही नहीं सकता। 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 25% इस सब नॉलेज का 25% भी यहाँ स्टोर कर लो सिर्फ और सिर्फ। हाँ कुछ बात, हाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता कैसे? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखो बहुत इजी चीज है, अपने ऊपर काम करना है डेली, ठीक है। अनुशासन एक वर्ड सुना होगा आपने, डिसिप्लिन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें रूल्स सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। और इसको लेकर एक बात आप लोग को बता दूं मैं, जब आपने पूछा ही है इस क्वेश्चन को, तो अनुशासन डिसिप्लिन से ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आप लोग एक युद्ध में हैं और ये युद्ध भूमि ही है जो पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो, ये वॉर फील्ड है पूरी। और इस वॉर फील्ड में अगर आप हो तो इस वॉर फील्ड में अनुशासन वाला व्यक्ति ही हमेशा विजयी होता है। इतिहास पढ़ चुके हैं आप लोग पूरा का, जिसके अंदर अनुशासन है, जिसके अंदर रूल्स हैं, डिसिप्लिन है, वही व्यक्ति इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। बता दो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बाहर चले जाओ, चले जाओ बाहर, और अब अंदर मत आना। हाँ, या तो खामोश होकर बैठ जाओ, मैं क्लास में आते ही बोल दिया था कुछ सुन लेना मुझे, उसके बाद मैं अच्छे से बातें करूंगा। एक मिनट और लग रहा है तो बाहर जाकर बैठ, नहीं मत आना, तुम गेट बंद कर दो। अब मुंह पे उंगली रख के बिल्कुल पीछे बैठ जाओ, ठीक है। तो ये जो अनुशासन और नियम है ना, इसको अगर आपने अनुपालन में अपने ले आए, अपनी लाइफ स्टाइल में ले आए, उसके बाद सुबह 4 बजे उठने की आदत डाल लो, 4 बजे 6 बजे भी उठो, लेकिन एक आदत होगी, एक आदत डाल लो। उसके बाद में अपनी जो भी प्रेयर्स है, पूजा है करो, करने के बाद में अपने लाइफ स्टाइल में आ जाओ। पढ़ाई करना आपका लाइफ स्टाइल में आ जाओ। लाइफ स्टाइल को अपनी पूरे करने के बाद घर के काम होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको पूरा करो, अगेन फिर इसी लाइफ स्टाइल में लौट के चले आओ। नियम होना चाहिए। ये 365 दिन का अगर एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, 365 दिन सेम रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, सेम। अगर आप इन नियम और अनुशासन को अपने अंदर किसी को तो कह रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अभी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। आप इतनी सारी नॉलेज तो गेन कर ही रहे हो ना, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम तो आ रही है, डिसिप्लिन या नियम आपके। और डिसिप्लिन और नियम अगर आपके नहीं आ पाए सही से, तो इस एग्जाम में जिंदगी भर मेहनत करते रहना, नहीं क्वालिफाई होगा। बहुत नॉलेज वाले मेरे साथ में लखनऊ में घूम रहे हैं, बहुत नॉलेज वाले एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाए, नहीं कर पाए। कारण क्या? डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर। प्री क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस में डिसिप्लिन नहीं है, मेंस कर लेंगे तो इंटरव्यू का डिसिप्लिन नहीं है, तो पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हो पाई है अभी तक 100%, जिसकी वजह से स्टॉपेज आ जाता है कहीं ना कहीं। और उस सबके हम भी भागीदार हैं। हम यहाँ पे खड़े होकर इस बात को बोल रहे तो भुगते हुए ये सब चीजें, वो डिसिप्लिन, वो मैनर्स और वो सारी चीजें लाना अपने अंदर बहुत बड़ी चुनौती है। इतना आसान नहीं, मैंने बोल दिया और आप लोग ने कर दिया, नहीं होता है, ठीक है। जब हम लोग किसी भी नई चीज को शुरू करते हैं ना, तो जो नया साधु होता है ना, उसको बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाके वो एक रूटीन पे आ पाता है। तो ये साधना, ये रूटीन सारा का सारा फॉलो करने के लिए हमें समय देना रहेगा, और वो समय ही आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करा देगा। डिसिप्लिन लाइए, अगर डिसिप्लिन आ जाएगा तो मैं 100% बता रहा हूँ, एग्जाम तो आपके 100% क्वालिफाई होने वाला है। सिर्फ वो डिसिप्लिन और ये 25% नॉलेज, इससे ये एग्जाम हो जाएगा। इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इसके ऊपर। आईएएस का फंडा सिर्फ यही है, जो लोग पूरा डूब जाते हैं ना कि भाई सारी नॉलेज ले लो, सब गेन कर लो और सब कुछ पढ़ लो, जो जहां मिले उसको पढ़ लो उठा के, नहीं होगा एग्जाम। इतनी नॉलेज लेके जाओगे काम आना, भूल जाओ सारी चीज, कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब स्ट्रेटेजी की बात कर लो। ये तो हो गया नियम, किस तरीके से काम करना है। स्ट्रेटेजी की बात करना, सिर्फ एक काम करना, इस सिलेबस को खत्म करना, सिर्फ एक काम, और वो काम है 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना और 6 डायरी बना लेना अलग अलग, जिन भी 6 सब्जेक्ट को फोकस कर रहा हो। जैसे हिस्ट्री को फोकस कर रहा हो तो हिस्ट्री की एक डायरी बना लो, ठीक है। हिस्ट्री की डायरी बनाने के बाद 10 से 15 साल के क्वेश्चन देखो, सिर्फ हिस्ट्री के क्या क्या आएगा, सिर्फ हिस्ट्री। उन डायरी के ऊपर उन हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सिर्फ डिकोडिंग करोगे। डिकोडिंग में बता चुका हूँ क्या होती है, किस तरीके की होती है।
हमने भी आपको दिए क्लास के अंदर, एग्जाम्पल्स भी दिए। डिकोडिंग का मतलब क्वेश्चन तो आया ही आया, उसके 4 ऑप्शन भी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस के ऊपर भी वर्क करना होता है, ये होती है डिकोडिंग। एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आप इस तरीके से काम करेंगे 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर पे 10 से 15 साल डिकोडिंग कर ली तो एक डायरी तो ये बन गई इतिहास की आपकी, ऐसे ही 6 डायरी बनेगी आपकी हर एक सब्जेक्ट की। वही है बंडल आपका नोट्स, और बहुत बड़ी और बहुत मोटी भी नहीं बनेगी, इतनी पतली पतली डायरीज बनती है सिर्फ और सिर्फ। मेरे पास रखी हुई है, अगर लखनऊ होते तो मैं आपको सबको दिखाता, लेकिन यहाँ नहीं, इतनी पतली पतली डायरीज बनती हैं, और वो डायरीज सारी की सारी आपके काम आएंगी जब आप एग्जाम देने बैठोगे। सिर्फ 10 साल की पेपर की एनालिसिस करना कायदे से, और ये जो काम बताया इस काम को कर लेना, प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई हो जाए, 100%। और जितना जो इतना करके आके कह दे कि सर अभी नहीं हुआ, तो उसने वो किया ही नहीं, उसने वो किया ही नहीं। अगर आपने इतना कर लिया, मैं 100% एश्योरिटी दे रहा हूँ प्रीलिम्स हो जाए। अभी मेंस पे नहीं आया हूँ, प्रीलिम्स हो जाए। प्रीलिम्स इतना करने के बाद हो जाएगा। अब प्रीलिम्स के बाद में जो मैं बात कर रहा था कि मैं एग्जाम के साथ साथ में आपको प्लान बी भी बताऊंगा। प्लान बी, प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हो पा रहा, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं, बार बार प्री में जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, उसके बाद में लाइफ के ऐसे पड़ाव पे आ गए कि अब तो आर या पार वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। समय आएगा, सबके साथ में ऐसा आता है कि लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते 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 इतना थक जाओगे कि लगेगा यार ये सर्विस मेरे लिए नहीं बनी, ठीक। लेकिन इतना टाइम आपने उसके अंदर स्पेंड कर दिया, कैसे पीछे हटो, वो भी हटना इम्पॉसिबल है। इमोशंस भी तो होते हैं, कुछ नहीं हट पाओगे उससे, क्योंकि ये दलदल है यूपीएससी, इसमें एक बार कूदे निकलना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल 100% बता रहा हूँ। अगर आप इस दलदल में कूद कर, जो भी नहीं कूदा है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सोच लेना कि हम इसमें जा रहे हैं, और ये बात मैं यहाँ लिख के जा रहा हूँ कि आप लोग इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी लाइफ में नहीं निकल पाओगे, बूढ़े हो जाओगे, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे बैठ के तो रोना आएगा, आंखों से आंसू गिरेंगे। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो चीज है कि आपकी रग रग में बस जाता है, क्योंकि आप इसमें बहुत एफर्ट डालते हो। ये एग्जाम मेहनत का एग्जाम है, और आप जिस चीज के लिए मेहनत करते हो ना, वो चीज अगर आपको ना मिले तो रोना तो आता ही। ब्रेकअप याद होगा सब, अटैच कर सकते हो उस चीज से, ये उससे भी बड़ा दर्द है, ठीक है। आप इसमें अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर देते हो, वहां तो पता है दूसरी मिल जाएगी, ठीक है, ये दूसरा नहीं मिलता है, ये एक ही, ठीक है। तो वहां पर ये चीज काम नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये उतर जाएगा आपकी रगों में, आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तब के लिए है प्लान बी, और तब के लिए प्लान बी तब कार्य करेगा आपके लिए कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करे हुए हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी मैं टीचर बन जाऊंगा। वो हम लोग का किस्मत ही बड़ी है, पढ़ना अच्छा है, नहीं यहाँ की नहीं मिलती, बाकी नहीं अच्छी जगह का अच्छा माहौल, ठीक है, एक ऑप्शन है। हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर इसको भी हमने अगर अच्छे से कर लिया, सीसेट का बहुत अहम रोल है। तो सर मैं कई बार सीसेट में फंसा हूँ, तो मैं वो भी बता रहा हूँ, उसका भी आइडिया दे रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है, पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाता, और पेपर 2 नहीं हो पाता है, पिछले 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं, है ना। 2 सालों से पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाता, बंद कर लेते हैं सब लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो सी सेट की सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर लेना कायदे से 10 साल की पेपर उठाना, और 10 साल के पेपर उठा के, ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, वहाँ पे इनकी ट्रिक्स ढूंढो इंटरनेट के ऊपर, ये कौन सी ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, इतनी जल्दी पेपर सॉल्व कैसे हो जाए। समय का थोड़ा समय, क्योंकि वहाँ बहुत मायने रखेगा। मैंने लास्ट ईयर के पेपर में देखा था, तो ये जो कंप्रेशन होते हैं ना पैराग्राफ वाले, उनका रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, कम से कम 45 क्वेश्चन थे, तो वो करिए, इंग्लिश और हिंदी, इसीलिए तो टफ हो रहा है। और अगर हम उसको करने बैठ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, 20 क्वेश्चन में ही पूरा घंटा निकल जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, 10 साल की एनालिसिस करो पेपर, आपको खुद पता चल जाएगा आपको कौन से क्वेश्चन पे कमांड करना, कौन से क्वेश्चन को छोड़ देना। आप कुछ नहीं कर पाओगे तो यहाँ से 40% तो यार हर हाल में ले ही आओगे, अगर आपने ये 10 साल के पेपर सॉल्व कर लिए ट्रिक्स बोल रहा हूँ, ट्रिक्स के साथ, तब आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले जाओ, ठीक है। तो पेपर 1 हो गया, प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स पास हो गए, अब नहीं हो रहा है आगे कुछ, तो क्या करें, उसके लिए प्लान बी, जैसा बोला अभ्युदय भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर फ्यूचर में चली ये योजना, ठीक है। और अगर नहीं चली तो बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं,
जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड बंदों को सीधा सीधा डायरेक्टली उठा लेते हैं और अच्छे पैकेज के साथ में आपको देते हैं, ठीक है। अच्छा पैकेज मिलता है, लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाता है, अच्छे तरीके से आप जीते हो, और अच्छी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सिविल सर्विसेज की फील्ड से अटैच रहते हैं। मैंने बोला ना, ये निकलेगी नहीं मन से, अंदर से, तो आप इससे अटैच रहते हो, तो इसको कभी छोड़ नहीं पाओगे। दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है एनजीओ, ठीक है। एनजीओ होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, उस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन सकते हो आप, या किसी के ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज हो जाओगे, या फिर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन भी कर सकते हो। और इसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं है, सिर्फ 6 से 7 हज़ार फीस जाती है, और उसके बाद में गवर्नमेंट फंडिंग करने लगती है, और आप गवर्नमेंट फंडिंग के साथ में अपनी पूरी समाज सेवा भी कर सकते हो, जिसके लिए शायद आप सिविल सर्विसेज में आए हो। तो समाज सेवा का दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इस तरीके के फील्ड के अंदर चले जाएं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। और जो प्रीलिम्स तक जाते हैं इतनी मेहनत करने के बाद में, उनके लिए प्लान भी सबसे अच्छा होता है पीसीएस, ठीक है। सबसे अच्छा क्या होता है? पीसीएस। तो पीसीएस का एग्जाम जो होता है, वो एग्जाम सबसे ज्यादा आपके लिए क्रूशियल हो जाता है अगर आप आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक। पीसीएस के अलावा भी कुछ एग्जाम्स आते हैं, जैसे आरओ भी रिसेंटली हुआ, सेम सिलेबस के ऊपर ही किया था और सेम सिलेबस से हुआ था, ठीक है। इसी की तरीके से और भी एग्जाम है जिसकी अभी मिसलिनियस बातें करी हम लोगों ने, सीडीएस हो गया, ईपीएफओ हो गया, सीएबीएफ हो गया, ये एग्जाम भी यूपीएससी अपने सिलेबस की तर्ज पे करा था, और यही बहुत सारा सिलेबस वहां भी मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने 1 साल पहले से यूपीएससी कर लिया, तो आप उनमें से किसी ना किसी एग्जाम में तो एंटर कर ही जाओगे, और कब भी नहीं कर पाए तो टीचिंग प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन, ठीक है। उससे अच्छा कुछ नहीं है, कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ में, एक अच्छा माहौल होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डेली बेसिस पे क्या करने का आपके अंदर एनर्जीज आती है, ये सब चीजें धीरे धीरे बिल्ड होती चली जाएगी, और ये अच्छा ऑप्शन है। हाँ सर 25 में पीसीएस देंगे, 25 में पीसीएस दो। आप सर ये बताइए, ये हमारा हो जाएगा, हाँ, मेंस के लिए क्या पहले शुरू से किया जाए या बाद में किया जाए? दूसरा एनसीईआरटी हम 2 बार पढ़ चुके हैं, और मैंने को लगा फिक्शन ऑलरेडी हो गई थी, तो क्या अभी 2 महीने में एनसीईआरटी की बातें फिर सिलेबस में आए क्या है? ठीक है, वो भी स्ट्रेटेजी अब बताता हूँ। ये प्रीलिम्स सबको समझ आ गया, प्रीलिम्स तक अगर पहुंचे, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, वैसे उम्मीद यही आप सब कर लोगे, नहीं हुआ तो क्या करना है, एक ऑप्शन हमारे पास में ये दिमाग में आज यही बैठ के सेट कर लेना, यहाँ से बाहर जाओ तो यही बातें घूमती रहनी चाहिए हमेशा हमेशा, कि करना है तो ऐसे ही करना है, वरना इस फील्ड को छोड़ के चले जाना है, वरना नहीं करना है। यहाँ पे कुछ और भी कर लो, कार्जो भी कर लो जाके, ठीक है, सिलाई कर लो जाके, जो करना है कर लो जाके, अगर कुछ भी कर लो, ई रिक्शा चला लो, वो अच्छा होगा, सुकून से रोजी रोटी मिलेगी, आराम से घर बैठ के खाओ। लेकिन ये करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल आपको अगर करने की जोन में हो, अगर आप करना चाहते हो, तो बिल्कुल इस फील्ड में मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और फिर वहां पे आपको हो सकता है कि ऐसी किसी स्टेज पे मेरी तरह खड़ा होना पड़े, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट प्रोफेशन है, बेस्ट, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी हो गई। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो गया, अब मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, उसको ध्यान से देख लीजिए। घर बैठे सर घर बैठे नहीं होगा, मेंस के लिए भी सब जाना पड़ता है। देखो देखो क्या होता है, मेंस के लिए 2 ऑप्शन है, जैसे उन्होंने किया, चलो उसी से शुरू करते हैं। एक सेल्फ स्टडी और एक किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। देखो पहली चीज मैं बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी वाली। सेल्फ स्टडी से बहुत लोगों को फियर रहता है या डर रहता है, शायद ना हो पाए, इतनी मेहनत करी फिर वापस चले जाए, ये डर रहता है, और उस डर की वजह से आप फेल होते हो, अपनी तैयारी से फेल नहीं होते, उस डर से फेल होते हो। और आप कॉन्फिडेंट रहो कि मैंने जो सेल्फ स्टडी की है, एक करेक्ट प्रोफेशन जो है, प्रोफेशनलिज्म इस एग्जाम की है, उसके बेसिस पे लिए तो हो जाएगा। लेकिन ये डर रहता है, और ये 99% लोगों का डर है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना। इसके भी कुछ ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, आप प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन ना करें, पहली चीज किसी भी प्राइवेट कोचिंग के अंदर ना जाए,
ऑप्शन दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको, शायद कुछ लोगों को बताओ, आज जिन लोगों को पता चलेगा उनको इन फ्यूचर फायदा होगा। ठीक है, मेंस की तैयारी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट की जा सकती है इन्हीं प्राइवेट संस्थाओं की तरह जिसमें 2 से 3 लाख रुपए फीस लेते हैं। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट की जा सकती है टोटल। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको, जैसे भागीदारी भवन, ये डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे, बुला लेंगे। ठीक है, नहीं ये डायरेक्ट कॉल करेंगे, बुला लेंगे आपको। ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए एक इंस्टीट्यूट है UIAS, उर्दू IAS, ये माइनॉरिटीज को डायरेक्ट कॉल करके बुला लेते हैं, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल सर्विसेज देते हैं, उनको बुला लेते हैं। भागीदारी भवन। तीसरी चीज है जामिया। जामिया के अंदर जनरल कैटेगरी के भी लोग यहां पर जा सकते हैं। पहली चीज तो इसकी ये है। इसकी अगर मैं आपको खासियत बताऊं, खासियत ये है कि यहाँ पर हर साल ये लोग 90 स्टूडेंट्स को लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, और उन 90 में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सेटल्ड है, चाहे वो IAS बन गया हो, चाहे वो PCS बन गया हो, चाहे वो किसी और स्टेट एग्जाम में कोई भी सर्विस कर लिया हो, या लाइफ में किसी ना किसी वो स्टेज पे पहुंच चुका है, जैसा कि मैं। ठीक है, तो हर वो स्टेज पे किसी ना किसी पहुंच जाता है। यहाँ की स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई होती है उसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। इसके लिए अगर मैं बताऊं, वैसे तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए माना जाता है, लेकिन गर्ल्स जितनी भी है वो यहाँ जा सकती हैं, वो किसी भी कैटेगरी में। तो गर्ल्स के लिए इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, और उसके अलावा माइनॉरिटीज जितने होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो और अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इस इंस्टीट्यूट में जाकर एनरोलमेंट करा सकते हैं। बाकी जो लोग बचे जो इसके अंदर नहीं जा सकते, वो लोग यहाँ पर अप्लाई करके रिक्वेस्ट करके वहां पर एंटर कर सकते हैं, ये भी सुविधा है, और उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैं हूँ वहां पे, रह चुका हूँ वहां पे। तो जो भी बच्चे यहाँ से प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी मेंस। ठीक है, मेंस में जिम्मेदारी मेरी कि मैं मेंस आप लोग का निकलवा दूंगा वहां पहुंचा के। मेंस नहीं निकलेगा तो इन 90 स्टूडेंट में से कुछ ना कुछ आप लोग जैसे वो लोग बने, कुछ ना कुछ जरूर बन जाओगे। ठीक, मेंस की ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट 2 से 3 लाख रुपए ले लेगा, गारंटी नहीं है उसके बाद में भी मेंस क्वालिफाई हो ना हो। ठीक है, प्राइवेट वाले भी तो उठा लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइवेट वाले 10%, 20%, 30% ले लेते हैं। नहीं, ठीक है, अब तो वो बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, संस्कृति IAS सुना होगा नाम आपने, दृष्टि से ही उठ के बनाना संस्कृति IAS, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको जो है गवर्नमेंट फंडिंग करती है, टोटल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, और ये बोलता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, मेंस वालों को नहीं कराता है। बच्चे आते हैं तो कहते हैं एकोमोडेशन के तो दे दो कम से कम 10%, रहने के दे दो, खाने के दे दो, ये तो दे दो कम से कम, ये तो गए आपके ना, यहाँ पे सब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सब। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप अडॉप्ट करिए जिससे आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए और फिर आपके लिए सुविधाएं भी अच्छी हो जाए। ऐसी चीज को पकड़िए, और ऐसी चीज के लिए हम हमेशा आपके कांटेक्ट में, जब आपको लगे, जैसे आपको लगे, तुरंत कांटेक्ट करके जब कहेंगे यहाँ पे तुरंत पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, जो स्ट्रेटेजी फॉलो करा दिए उससे मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस के लिए करना क्या है, सबसे पहली चीज NCERTs मत छोड़ना, ये गलती बिल्कुल मत करना। जो लोग दृष्टि की कंपाइल NCERT, ठीक है, या किसी कोचिंग की कंपाइलेशन NCERT का, वो सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहा है। NCERT अपने आप में ऑलरेडी बहुत इजी है, उसकी लैंग्वेज इतनी इजी है, आप पहले ही शॉर्टकट है NCERT इतनी ज्यादा, उसका और शॉर्टकट उठा के ले आओगे मार्केट से, तो फिर वो कैसे कवर होगा। NCERT ओरिजिनल पढ़िए, ओरिजिनल NCERT सारी कवर करिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर करिए। मेंस का एग्जाम इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अब रह गई बात UPSC IAS में क्या करा जाए, जैसे आपका एग्जाम मई या जून में होता है, मई या जून में होता है। अब जैसे आज की डेट है, जिन्हें 2025 में देना है वो आज की डेट से मेंस की तैयारी शुरू करें, और मेंस की तैयारी कब तक करेंगे, जनवरी तक करेंगे, 31 जनवरी तक। और 31 जनवरी के बाद जैसे ही 1 फरवरी शुरू हुआ, टोटल ओरिएंटेशन बना दे अपना 6 सिलेबस। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, टेस्ट सीरीज पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, पेपर्स की डिकोडिंग करनी है, ये सब चीजों में 3 से 4 महीना लग जाएगा। तो इसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। टोटल मेंस कब तक करना है, जनवरी 31 तक खत्म करके इसको रख दीजिए पूरा। जिनको PCS देना है, PCS वाले भी अगर 2025 जैसे पिछले आपने बोला 2025 टारगेट कर रहा हूं, और हम फिर से मान ले मार्च में ही एग्जाम हो गया 2025 का भी अगर, ठीक है, तो अभी से इसकी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, इसकी तैयारी अगर आप जुलाई के बाद भी शुरू करोगे काम हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम है मेंस का लगा हुआ है, उसको निकाल लो।
ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी तैयारी शुरू करोगे तो ये जुलाई अगस्त से भी कर सकते हो इसकी तैयारी, और इसको भी वही कोशिश करना कि दिसंबर तक निपटा देना, ठीक है। और जनवरी फरवरी बचा हुआ मार्च की टोटल ओरिएंटेशन किस पे बना देना अपना प्रीलिम्स पे। इस हिसाब से प्रीलिम्स भी क्वालीफाई होंगे, मेंस भी क्वालीफाई एनसीईआरटी कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्या चीज इसकी क्वालिफाई छोड़ दें इसको। नहीं इस समय अभी नहीं, अच्छा स्किप कर सकते हो, नहीं स्किप नहीं, मैं वही कह रहा हूँ अभी के लिए स्किप कर दो, जुलाई से स्किप मत करना, अभी स्किप कर दो, अभी अपना एग्जाम पे फोकस करो जो देने जा रहा हो, उसकी नॉलेज भी तो पीसीएस में काम आएगी ना, बिल्कुल अभी करो, अभी जो एग्जाम देने जा रहा हो उस पर फोकस करो। 2025 वाले जो देना चाहते हैं, 2024 वाले जो देना चाहते हैं, 2026 वाले जो देना चाहते हैं, वो सब इन्हीं स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आराम से एग्जाम को दे सकते हो, और ये एग्जाम निकलते हैं, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, बहुत आसानी से लोग एग्जाम निकाल दे रहे हैं। जुनैद खान का इंटरव्यू किसी ने सुना? जुनैद खान का रैंक थर्ड, ठीक है। शादी हो गई, ये सब बहुत पता होगा, देखा होगा, लेकिन बरेली के अंदर एफबीए के अंदर पढ़ाया, ठीक है। अभी तो शुरू ही हुआ था उस समय जब उनकी पोस्टिंग बरेली में थी, तो वो बंदा 5वें 6ठे अटेम्प्ट तक सिर्फ और सिर्फ मक्कारी करता रहा, ये वर्ड है ना साफ साफ, बोले 4th अटेम्प्ट तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं बीटेक किया था और बीटेक करके निकल गया, और निकला सिर्फ इसलिए कि मुझसे लोग क्या कहेंगे कि वो बीटेक करके भी खाली घूम रहा, तो बोले मेरे पास एक बहाना था, मैंने घर पे बोल दिया आईएएस की तैयारी करा दोगे, और मुझे पता था आईएएस की तैयारी करने दिल्ली चला जाऊंगा तो 3-4 साल कोई मुझसे कुछ बोलेगा, बोले बहाना था मेरे पास में, बोले मैं उस बहाने के साथ में मैंने 3 से 4 साल अपने बर्बाद करे, सिर्फ कुछ नहीं पढ़ता था, कोचिंग जाता था, आगे बैग फेंका इधर उधर और कुछ नहीं पढ़ता था, ये उसके वर्ड्स हैं, पूरे सामने से अगर आप उसका इंटरव्यू सुनोगे बोलता है वो व्यक्ति, बोले 5वें अटेम्प्ट में जाकर मुझे आईआरएस मिल पाया, और 5वें अटेम्प्ट में क्यों मिल पाया, क्योंकि अब हो गई बेइज्जती बहुत, रिश्तेदार घर पे आने लगे बहुत सारे, क्या करता लड़का इतने सालों से बाहर पड़ा हुआ है, गलत संगति में पड़ गया हुआ, शादीवादी करके बैठा हुआ, बता, ये सब बातें उसके घर में आने लगे। अब उसके पिताजी ने बहुत ही ज्यादा मायूसी के साथ में उससे बात की कि बेटा अगर कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो आ जाओ, हमारा पैसा बर्बाद मत करो, हम तुम्हें कुछ भी ज्वाइन करा देंगे, कहीं कुछ भी करा देंगे। ये बात शायद उसको काफी डीप टच हो गई, ठीक है। मैंने वही बोला था एक ज़ील होनी चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर, ये बात उसको जब टच हुई तो उसने बोला यार मैंने तो अभी तक कोशिश ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की, अगर करता शायद हो जाता। उसने उसी साल कोशिश करी, आईआरएस किया, और आईआरएस करने के बाद उसका मन नहीं भरा, बोले नहीं अब तो रेपुटेशन की बात है, अब तो पिताजी की रेपुटेशन की बात आ गई, और जब फादर के ऊपर कोई बात आती है या गार्जियन के ऊपर आती है तो फिर इंसान पागल हो जाता है। एनिमल देख लो तुम लोग, ठीक है, तो पागल हो जाता है, और जब वो पागल हुआ तो देख लो रैंक थर्ड, ठीक है, आईएएस बना, प्रॉपर आईएएस, और प्रॉपर आईएएस बनने के बाद में फिर उसने ये बात बोली थी कि अब मेरे माता पिता प्राउडली मेरे साथ में खड़े होकर मुझसे नजरें मिला के उनसे बात कर पाता, वरना मैं उनके साथ नजरें भी नहीं मिला पाता था, क्योंकि गलतियां कर रहा था मैं, मुझे खुद पता था, जब कर ली मैंने तो बता रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया तो कोई भी ताकत यहाँ पे नहीं है ऐसी जो आपको यहाँ पे रोक पाएगी इस एग्जाम से रिलेटेड। सिर्फ कुछ चीजों को ध्यान रखना है, इन सारी चीजों के साथ में डिसिप्लिन मेंटेन करके जरूर रखिएगा, क्वालिफाई ना हो जाए, क्वालिफाई हो जाए उसके बाद में फिर तो अपना ही है सब कुछ, ठीक है। बहुत सारे लोग टांगे खींचते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी करने आते हैं, डिस्ट्रैक्शन बचने के लिए क्या करें, और डिस्ट्रैक्शंस देखो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आते हैं। इस एज में लेसन बहुत होता है, नेट की एज है, क्या इसके साथ में तैयारी हो सकती है या थोड़ी तैयारी हो सकती है आपकी? देखो दोनों तरीके के एग्जाम्पल मार्केट में आजकल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला एग्जाम्पल तो यही है कि आईएएस बन गए किसी महिला मित्र की वजह से, बन गए, उन्हीं की वजह से बन गए, शायद वो आई 12वीं फेल आई थी, एग्जाम्पल उससे पहले एक पिक्चर और आई थी, उसमें देख लिया था आपने, वो किसी धोखा देके बनेगी साथ में पहले क्लियर कर दो, धोखा देने से बन गया था। क्लियरिटी सिर्फ एक है, और वो क्लियरिटी ये है कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, आपकी लाइफ में चाहे फिर 36 लोग घूम रहे हो, सही बात, ठीक है। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है तो आप कर लोगे, अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो नहीं करोगे। मैंने वही बोला, ये जो डिसिप्लिन और नियम होते हैं ना, ये सारे डिस्ट्रैक्शन दूर कर देते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन।
अगर आप इस नियम और प्रिंसिपल के आधार पर जीना शुरू कर दोगे, अपना एक प्रिंसिपल बना लो, एक बाउंड्री सेट कर लो। वो बाउंड्री क्या है कि इस लेवल तक मुझे इन्वॉल्व होना है, इस लेवल, और इस बाउंड्री को कभी क्रॉस मत करो। अगर आप इस बाउंड्री पे रहोगे और अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, तब आप ठीक जा रहे हैं, एकदम सही जा रहा है। अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसके साथ तब गलत हो रहा है। ठीक है, एक बात मैंने शुरू में क्लास में आप लोग को बताई थी, यूपीएससी निकालने में अगर आपके पेरेंट्स भी बीच में आ जाए, साइड कर देना, बोला ना। अब उससे बड़ा स्टेटमेंट तो कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता। पेरेंट्स को साइड करने का मतलब, पेरेंट्स को साइड करने का मतलब, अगर पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि तुम बेटा नहीं कर पाओगे, वो इमोशनली बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं, या बोल रहे हैं नहीं तुम्हारी शादी करते हैं फिर बाद में कर लेना, ये सब चीजों में उनकी साइड कर देना, बातें सारी कहना पहले आईएएस कर ले उसके बाद, ठीक है। और जब आईएएस बन जाओगे तो वो पेरेंट्स जो आपका भला ही चाहते हैं एक्चुअल में, वो रियलाइज करेंगे कि ये बच्चा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तभी मैंने बोला डिस्ट्रैक्शन, पेरेंट डिस्ट्रैक्शन थोड़ी होते हैं, और मैं तो उन्हें भी साइड करने को बोल रहा हूँ। तो इसके बीच में जो भी आए सब साइड, सब साइड, पहले ये उसके बाद में प्रायोरिटी लिस्ट अपने डिसाइड करिए। ये आईएएस है ऊपर, आईएएस के बाद में फिर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बाद में फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, उसके बाद में फिर दोस्त है, क्या है, ये प्रायोरिटी लिस्ट है, इसको डिसाइड करिएगा। ठीक है, और ये प्रायोरिटी लिस्ट जिस दिन डिसाइड हो जाएगी, आप उसके बेसिस पे काम करना शुरू कर कार्य होने लगे। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानता पूरे अभ्युदय में 75 जिलों में। ये बात मैं आपको बैंक के विषयों से बोल रहा हूँ। 75 जिलों में अभ्युदय में जितने भी छात्र पढ़ते हैं, उन छात्रों को इतनी इंटरव्यू के बारे में नॉलेज नहीं है जितनी आप लोगों को है। इंटरव्यू में कैसे एंटर करना है, कैसे बैठना है, आंसर्स कैसे करने हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, वो सब चीजें आपको पता है, क्योंकि हम लोग ने एक सेशन प्रॉपर किया है यहाँ पर, जिसके बेसिस पे आप सब लोग जानते हो कि इंटरव्यू कैसे फेस करना है। ठीक है, तो वो आपको पता है। इन फ्यूचर हम भी आपके साथ में 100% रहेंगे कि अगर आपको और भी गाइडेंस या ऐसे टिप्स चाहिए होंगे 100%। बन गए आप आईएएस, ठीक है, मान लो बन गए अपने अपने गिरेबान चौड़े कर लो, अब आप बन गए आईएएस, ठीक है, आईएएस बन गए, आईआरएस बन गए, जो भी है, जो भी आपने सपना देखा था हो गया पूरा। ठीक, अब मैंने एक स्टेटमेंट और क्लास के अंदर यूज किया था, वो स्टेटमेंट क्या था, आईएएस बनना तो आसान है, बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, बनना आसान है, बन गया आसानी से, इन सारी चीजों को फॉलो किया, इतना ही स्ट्रगल है, फॉलो करने के बाद में बन गया आईएएस। ठीक, अब देखो होता क्या प्रॉब्लम, पिछले 2 से 3 साल में मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, और आप भी उन लोगों को अच्छे से जानते हो, जिन लोगों ने वर्क प्रेशर में, ठीक है, फैमिली प्रेशर में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर में, सोशल प्रेशर में सुसाइड किया। और ये वो लोग थे जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट के भारत के पढ़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, जो भारत के सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से पढ़े हुए व्यक्ति, इनकी स्किल नॉलेज में कमी होगी क्या, इनकी सोच में कमी होगी क्या, इनसे ज्यादा एक्स्ट्रा या फिर वजह से कोई सोच सकता है क्या, कोई नहीं सोच पाएगा। ठीक है, ये वो सोच के लोग हैं, और ये सोच सबसे भारत की हाई रेपुटेड पोस्ट पे पहुंचे, आईएएस, आईपीएस या आईएएस ऐसी पोस्ट पे पहुंचे। उसके बाद में ऐसी क्या चीजें हो गई कि इन्हें मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़े। उस शब्द को भी मैं यूज नहीं करना चाहता क्योंकि वो चुभता है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक परिवार को नहीं समाज को बर्बाद करती है वो चीज। ठीक, तो ये जो माइंडसेट जो आता है ना, ये इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कभी भी। बन जाते हो आईएएस, इतने स्ट्रगल के बाद बनने के बाद में दिख रहा है यार मैं जो सोच के आया था वो सब तो है ही नहीं। आपने ऐशो आराम सोचा था, आपने सोचा था कि अरे मेरे पीछे 4 लोग घूमेंगे, आपने सोचा था पावर्स बहुत होंगी मेरे पास, आपने सोचा पैसा बहुत होगा, आपको लगा था प्रिंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है तो मैं राजा बन के रहूंगा, क्यों ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रानी बन के, है ना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जब भी ऑफिसर बनोगे तो आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी किसी ऐसे व्यक्ति की जो शायद पढ़ा लिखा भी ना, ठीक है। और आपको तब आएगा गुस्सा, ठीक, तब आएगा आपको गुस्सा, और ये गुस्सा बड़ी बुरी चीज है। वो गुस्सा क्या करता है, अंदर से फ्रस्ट्रेट करता है, और फ्रस्ट्रेट करने के बाद जब आप कुछ नहीं कर पाते हो तो ऐसा कुछ कर लेते हो कि खुद ही को हार्म पहुंचा देते हो, गलती कर देते हो। इन सब की वजह से ऐसे स्टेप ले लेते हैं कुछ लोग। इससे बचने का उपाय, हम लोग इन सब की बातें तो बहुत कर लेते हैं, इतिहास, ये भूगोल, इकोनॉमी सब पढ़ लिया हमने, डिटेल में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आज तक हमें किसी ने यह नहीं बताया कि इस मेंटल प्रेशर से कैसे बचा जाए।
हमें कोई पढ़ाता ही नहीं। और यूपीएससी के सिलेबस में मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉपिक होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। अब ऐड होना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस, एक वर्ड है जो सिलेबस के फॉर्म में प्रॉपर ऐड हो जाना चाहिए कि वो आप इमोशंस को कैसे बैलेंस करोगे कि आप बहुत खुश हो जब तब कोई डिसीजन ना ले लो, बहुत दुखी हो तब कोई डिसीजन ना ले लो, अपने आप को पहले न्यूट्रल करो तब डिसीजन लो कोई भी। ये चीजें आपको पढ़ाई जानी चाहिए। ये इमोशंस के ऊपर आप कैसे कंट्रोल करोगे, इस इमोशन के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। और ये इमोशन कहाँ ले जाता है आपको पता है? ये इमोशन ले जाता है आपको डिप्रेशन। होती है ना लाइफ में एक स्टेज आती है डिप्रेशन की, जब हमें लगता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, है ना, वो डिप्रेशन की स्टेज आती है। उम्मीद करेंगे आप लोग किसी भी वो ऐसी स्टेज में ना पहुंचो, और दुआ हमेशा यही करेंगे कि वो डिप्रेशन की स्टेज में ना पहुंचो, क्योंकि डिप्रेशन की स्टेज बहुत बुरी, बहुत खराब होती है। उसे कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, कोई उसे पहचानता ही नहीं। अगर आप उस स्टेज में हो तो सामने वाला आपको पागल बोल देगा, बेकार बोल देगा, बोले बेवकूफ है जो समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा होता है, वो बीमारी है, डिजीज है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो इमोशंस जो होते हैं अगर उसके ऊपर काबू कर लिया आपने तो उस डिप्रेशन की स्टेज में कभी नहीं पहुंचोगे, ठीक। आज क्योंकि लास्ट क्लास है, बहुत सारी बातें आपके साथ में ऐसी भी शेयर करूंगा मैं जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और उन सारी चीजों से आप वो गलतियां ना करो, मैं वो भी सोचूंगा कि आपसे वो गलतियां ना हो। मैं भी उस डिप्रेशन की स्टेट से निकला, ठीक है। और वो डिप्रेशन की स्टेट ऐसी स्टेट होती है ना कि उसका एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ कि आप एक जगह बैठे हुए हो, ठीक है, और बैठ के कुछ सोच रहे हो और आपको दिख रहा है सामने से एक बहुत बड़ा एप्पल शैतान आ रहा है आपकी तरफ, बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज आ रहा है, तेजी से चला आ रहा है, और ऐसा लग रहा है ये आएगा वो मुझे मार देगा, बहुत तेज लग रहा है, ठीक है। आप इस चीज को फील कर लो, ठीक। लेकिन होता क्या, आप वहां पर उठ के उस कुर्सी से हट नहीं सकते, आप वहां से हिल नहीं सकते, वो बहुत तेजी से आ रहा है। आपको पता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इससे लड़ने के लिए, इससे हटने के लिए मुझे शायद हटना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं। वो स्टेज होती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन की स्टेज ये नहीं है कि सामने वाले ने बोल दिया ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, अरे वो एपिल आ रहा था आपकी तरफ बहुत तेजी से तो शायद आप ये कर लेते तो बच जाते, वो कर लेते तो बच जाते। डिप्रेशन बोलते ही उसको है कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं है कुछ कि मैं कुछ कर पाऊं। वो आएगा आपके पास पहुंचेगा, उठा के आपको इतनी पट्टियां मारेगा, उसके बाद में या तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, या फिर उठोगे और उठ के बाद में डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। ये चीज होती है, लेकिन आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। डिप्रेशन वो स्टेज, ठीक है। डिप्रेशन की स्टेज में ऊपर वाले से दुआ करना कभी मत जाओ। अगर चलेगा तो जिंदगी कर लोगे बर्बाद। सब बाहर नहीं आते हैं, सब बाहर नहीं आते, बहुत लकी लोग होते हैं जिससे बाहर आ जाते हैं, बहुत लकी लोग। अगर आप इस स्टेज में गए कभी बाहर नहीं आ पाओगे, अगर जब तक आपकी ज़ील बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके अंदर जज्बा नहीं है कुछ करने का। मुझे बहुत था, इंटरनली था मेरे अंदर कि नहीं मुझे तो आना है बाहर। मैं उसके लिए क्या क्या किया वो भी तरीके बता रहा हूँ। मैं मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन किया था, मेडिटेशन क्लासेस करता था, मेडिटेशन में 2-2 घंटे जाके बैठा करता था, और जाके वहाँ पे एक आचार्य जी थे, वो आके बताया करते थे कैसे करो, किस तरीके की चीजें करो। मैं सुनता था और उस तरीके की चीजों में ध्यान लगाता था, और थोड़ी देर खोया, 2 घंटे बाद फिर बाहर आया, फिर उसी फिर वैसे लगता। मेरे दोस्त आसपास के जो लोग थे वो मुझे गालियां देते थे, क्या पागल बना घूम रहा है, पागल हो गया, बिल्कुल ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि आप रिपीटेड कुछ चीजें करने लगते हो बार बार, आपको भी नहीं पता होता आप क्या करो, ऐसी चीजें होती है। बट एक चीज होती है, आप कुछ भी कर लो लाइफ में, कैसे भी कर लो। वहां से मैंने एक चीज सोची, एक दिन लेटा ऐसे ही सोच रहा था, सोचते सोचते एकदम दिमाग में मेरे आया, मैंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, एकदम दिमाग में आया, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना कहते हुए मैं उठा और उठने के बाद छत पे चला गया, आधा घंटा टहला छत के ऊपर जाके, अपने से बातें की, खुद से बातें करी, और खुद से बात करके मैंने सॉल्व किया, क्योंकि मुझे दिख गया कि इस सोसाइटी के अंदर सब आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि आप उस स्टेज में सब आपको गलत समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं वो आधा घंटा मैंने स्पेंड करना शुरू किया, अपने आप को देना शुरू किया, और जैसे ही बोला कि सब ठीक, वही स्टेज थी, मैं उससे बाहर आ गया, और मुझे पता चल गया मैं बाहर आ गया तुरंत। और उसके बाद में फिर जो मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, तब मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाया। अदरवाइज अगर मैं उस समय में उस स्टेज में नहीं गया होता तो शायद आप लोग मुझे यहाँ नहीं देखते, शायद नहीं देखते,
शायद मैं कहीं और होता आज के समय में, और बहुत पॉजिटिवली होता क्योंकि ये सब मुझे पता है, मैं फिर भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो स्टेज आ गई थी। मैं यही बोल रहा हूँ, दुआ करना वो स्टेज किसी के साथ ना है, तब तक समय निकल जाता है और आपके हाथ से सिचुएशन जा चुकी होती है। आपको नहीं लगता है कि अब शायद पॉसिबल हो, फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर अचानक से आ जाती है, फिर लगता है कि नहीं अब तो इनकम ही एक सोर्स है, और इनकम के साथ में पढ़ाई कर लेना इम्पॉसिबल, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ स्टेजेस होती हैं। तो डिप्रेशन से निकलने का या इन इमोशंस को कंट्रोल करने का एक ही सिद्धांत है जो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से समझ आया। एक माइंड में सेट कर लो आइडिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइफ में कुछ भी हो, कितना भी बुरा हो जाए, बस इस बिलीफ के साथ में रहना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका भी कुछ ना कुछ मतलब होगा, शायद मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, फ्यूचर में समझ आ रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और एक काम अपने साथ अभी से करना शुरू कर दो, आदत डाल दो, अपने आप को आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा दिया अपने से बात खुद। जो लोग करते हो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हो अपने ऊपर फोकस करो। यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स होते हैं सारे के सारे। आधा घंटा दो, अपने से स्वयं से बातें करो। मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई लोग है ही नहीं आपके अलावा जो आपको समझा सकता है। आप खुद ही से हारोगे, खुद ही से जीतोगे, उसके अलावा मैं कितना भी हाथ पकड़ के आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आप रुक ही जाओगे। आप सिर्फ खुद को संभाल सकते हो, दूसरा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो आपको संभालने आएगा, नहीं आएगा संभालने, क्योंकि यहाँ के जो प्रेशर है ना, ये सिर्फ आप ही मेजर कर सकते हो और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए लाइफ में इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रेशर से बाहर निकलने का एक ही सिद्धांत है, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अपने आप को आधा पौना घंटा देना शुरू कर दो, खुद से बातें करना शुरू कर दो, सारी चीजें इतनी स्मूथ हो जाएंगी लाइफ में कि कितना भी बुरा सोसाइटी में हो रहा होगा, कितना भी गलत हो रहा होगा, आप कोशिश करोगे उसको हंसते हंसते सही करने की। उसको देख के गुस्सा नहीं आएगा, उसको देख के आपको बहुत ज्यादा टिलस नहीं आएगी कि मार दूं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। सॉफ्टली नेचुरल होकर आप अपने नेचर को सही करके उन चीजों को सामान्य कर दोगे, नॉर्मल कर दोगे। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपको लाइफ में अपने कंट्रोल करने के लिए। आईएएस बन जाओगे, आईएएस बने कैसे रहोगे उसका ये फॉर्मूला है। अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, और नहीं भी बनो लाइफ में, कोई भी अगर एग्जाम्पल को उठा के देख लो, अगर आप लाइफ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, लाइफ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना। ये सिद्धांत अगर आप लोग याद रखोगे तो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, अभी तक क्लियर है सारी बातें? यहाँ तक ठीक है सब लोग ठीक हो? ठीक है, नॉर्मली रहना, अपने आप को हमेशा हाई करके रखना है। ठीक है, कभी अपने आप को बाउंड नहीं करना, कभी अपने आप को लो फील नहीं करना, हमेशा अपने आप को हाई कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस ये बिलीव रखो और इस बिलीव के साथ में सब कुछ करो, हर चीज को। ठीक है, जिन लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इस क्लास में उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार है। जिनको नहीं आ रहा, यकीन मानो, मेरी बात मानो, वो लोग लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओ। मैं खुल के बता रहा हूँ, नहीं कर पाओ। जिनको इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये वो सेमिनार्स हैं जिन सेमिनार्स का 15,000 रुपए पे करके मैं लेता हूँ, तब जाके सेमिनार देता हूँ। सर ये अभी स्माइल बोल रहे हैं कि डिप्रेशन का आपने उपाय बता दिए, कारण नहीं बताया। कारण देखो, कारण बहुत सारे हैं, कारण कई सारे हैं। पहला कारण तो यही है, आप इस फील्ड में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आईएएस यूपीएससी इस फील्ड को इतना करते करते आप इतना ज्यादा कह सकते हो, आप अपने आप को फील करने लगोगे यार मेरे से नहीं हो रहा, डिमोटिवेशन आएगा। डिमोटिवेशन आपको फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगा और आप इमोशनली वीक हो जाओगे। पहला कारण तो यही है, ये फील्ड है। दूसरा कारण हो सकता है, वो हो सकती है आपका पारिवारिक इश्यूज होते हैं बहुत सारे, वो सबके साथ कुछ ना कुछ, सबकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। हो सकता है आप वो सिचुएशन ना संभाल पा रहे हो तो आप इस सिचुएशन में जा सकते हो, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज हो सकता है कि आपके पर्सनल अफेयर्स होते हैं कुछ, उन अफेयर्स की अगर बात करूं मैं, आपकी लव लाइफ होती है, ठीक है, आपका फ्रेंड जोन लाइफ होती है, दोस्त होते हैं आपके, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि उसमें जाने के बाद आप उससे बाहर नहीं आ पाते। ये 3 सिचुएशन लाइफ की सबसे खतरनाक सिचुएशन है। या फिर आप अपने किसी अजीज को या इतने निकट संबंधी को या फिर अपने माता पिता या किसी भी व्यक्ति को खो दो जो दुनिया से चले जाए, तो वो सिचुएशन होती है आपको यहाँ पे ले
इन सारी सिचुएशन में आप जाते हो, और जाने का तरीका मैंने जो आपको बताया वो सिर्फ यही सिद्धांत है, इसको फॉलो करिएगा, इसी पे फोकस करिएगा, और यकीन मानिएगा आप लोग लाइफ के हर एक स्टेज को क्रॉस करते चले जाओगे। ये लास्ट शायद कन्वर्सेशन है आपके साथ, इसके बाद में हमारी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं होगी। मैं सिर्फ आपको वो लाइफ के कुछ टूल्स देके जाना चाह रहा हूँ जो शायद इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने लिए हैं, और जो गलतियां आप लोग फ्यूचर में ना करो। पढ़ाई कर लोगे आप लोग, सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे, और ये पूरी की पूरी उम्मीद है यहाँ बैठा एक एक बच्चा किसी न किसी जगह पे हर एक हाल में पोस्टेड हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट पोस्टिंग हो चाहे वो गवर्नमेंट पोस्टिंग हो, आप सब पोस्ट हो जाओ, पोस्टिंग सबके हो जाएगा। लेकिन वो पोस्टिंग के लाइफ के बाद के एक्सपीरियंसेस जो आपके सामने आने वाले हैं, जिसको शायद आपने अभी तक नहीं देखा है, वो आगे आएंगे, तब सिचुएशन बहुत खराब होती है, और तब सिचुएशन खराब होगी तब उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही कभी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में फंसो, कभी भी इन फ्यूचर, तो इन सिचुएशन को ध्यान रखना कि माइक से कुछ बता के गए थे, शायद वो मेरे अब काम आ जाए, कुछ ऐसी चीज आ जाए, अगर कोई समस्या आई है तो शायद मेरे अब वो सोल्यूशन काम आ जाए जो सर शायद बताते गए थे। अभी शायद आप लोग के, और बहुत अच्छा है ये, ऊपर वाला ऐसे ही बनाए रखे आप लोगों को कि आप लोग के जीवन में ऐसी कोई समस्याएं नहीं है ना, अभी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर ये समस्याएं अगर आएंगी तब आप लोग इनको फील करोगे। अभी शायद आप लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाओ जितना मैं कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पर्सनली फील नहीं, ठीक है। इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप लोग इस चीज को जरूर रिलेट करोगे, और रिलेट करके सोल्यूशन बहुत सिंपल है, हमेशा ऊपर वाले से दुआ करो कि मुझे परेशानियां दे, ठीक है। उसको नीचे बटन दबा दो, नीचे ये प्रिंसिपल आपके पीछे है, बंद कर लो, बंद तो देखो, ईश्वर से हमेशा दुआ करा करो मुझे परेशानियां दे, वो परेशानियां नहीं देगी तो लाइफ में कभी भी बिना मांगे देता है, बिना मांगे दे रहा, और अच्छी बात है, फेवरेट हो फिर तो आप उसके, ठीक है। तो ऊपर वाले से हमेशा प्रे करो दे परेशानियां और दे, लेकिन साथ में एक दुआ और भी करना उससे कि उन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत जरूर है, ठीक है। परेशानियां जरूर आए, अगर परेशानियां लाइफ में नहीं आएंगी तो आपका विकास ही नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, जहां हो ऐसे ही रहना, ठीक है। और ऐसा ही नहीं रहना, मैं यहाँ पे बैठे हुए एक एक बच्चे को देखना चाहता हूँ कि ये बच्चे आगे इन फ्यूचर कहीं पहुंचे, मुझे भले से भूल जाए, आज ही भूल जाना मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं पहुंचो और मैं तुम लोग को देख के बस फील करूंगा कि यार हाँ इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था और आज ये बच्चा कहीं है। जब भी लाइफ के आप किसी भी मुकाम पर पहुंचोगे तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पहुंचेंगे, ठीक है, और सब पहुंचेंगे इसी उम्मीद के साथ में। हम लोग इन सारे कदमों को जो बहुत सीरियस हो गए, ठीक है, उसमें थोड़ा विराम लगाते हैं। अब आपकी बहुत सारी समस्याएं तो शायद मैं आपके सामने आज के बाद ना रहूं, अगर पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जिसके मन में जो भी डाउट आ रहा हो, किसी भी तरीके का आ रहा हो, लाइफ से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या कोई भी डाउट हो, बिना किसी टेंशन के पूछो, बिना किसी टेंशन, बिल्कुल जो बड़ा भाई समझ के पूछना है पूछ लो, ठीक है, अंकल चाचा ताऊ समझ के या जो समझ के पूछना आप बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे, हर एक चीज का सोल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा। और इन फ्यूचर यकीन मानिएगा आप लोग के साथ जैसा भी हूँ, मेरे नेचर में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। जो पिछले साल वाले बच्चे हैं वो लोग भी देख रहे होंगे इस चीज को, और इस साल वाले बच्चे भी अगले साल देख लोगे कि मैं जब तक रहूंगा ऐसे ही कांस्टेंट रहूंगा, जब तक इस पृथ्वी में हूँ। जिसके साथ कनेक्शन हो गया उसके साथ कनेक्शन जिंदगी भर रहता है, वो शायद मैं पीछे आप लोग मेरे लिए ऐसे लोग हैं जैसे यहाँ पर मैंने हमेशा आप लोग को कभी भी इस तरीके से पढ़ाया भी नहीं कि हम लोग एक छात्र या फिर शिक्षक का रिलेशन यहाँ पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमेशा एक और हर तरीके के डिस्कशन के साथ में आपको समझाने की कोशिश इसीलिए की है। इसीलिए शायद टीचिंग स्टाइल थोड़ा बहुत बेकार सा है, अलग टाइप का है मेरा, ठीक है, कि मैं कनेक्ट होकर पढ़ा देता हूँ ज्यादा आप लोगों के साथ वो आगे क्लास है तसल्ली मत दो, तो हम लोग के साथ मिलके घुल के पढ़ाने का होता है, ठीक है। तो ये बातें होती है, ठीक है, लेकिन लाइफ की कुछ चीजें आगे फ्यूचर हमारे साथ में घटित हो सकती है, हम उसके लिए अभी से क्यों ना तैयार हैं। तो वो तैयारी अपनी रखें और आगे लाइफ को जीतते जाइए। हाँ स्मित पाटिल जैसे क्वेश्चन आप
असिस्टेंट बने हुए हो तो आपने सबको हम लोगों को देखा है, तो हम में सब में कोई ना कोई कमी जरूर हुई होगी, तो आप सर वो कमी बताइए। मेरी कमी पहले या सिर्फ क्वालिटी में वो भी आप अपनी कमियां अगर जान गए तो फिर शायद आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और आपने उन कमियों के ऊपर अगर काम कर लिया, ठीक है, तो वो कमियां आप लोग की क्या क्या है, कैसे कैसे मुझे जो फील होती है मैं उसके बारे में चर्चा करूं। अगर आप सबकी एक एक करके करूंगा, सबको नहीं कर सकते, जितने बच्चे सबका नाम लूंगा, पहले अस्मित ने ही क्वेश्चन पूछा, तो अस्मित देखो पहले पॉजिटिव चीजों से शुरू करना चाहिए, पॉजिटिव चीजों के साथ शुरू करो। नेगेटिव बताइए। नहीं आऊंगा उस पे भी आऊंगा, नेगेटिव में तो दो दूंगा, अच्छा सुन लो, पॉजिटिव अच्छा है, डेडिकेटेड लड़का है, सर वो अस्मित पार्टी है त्रिपाठी भी है हमारे। ठीक है, मैं तुम्हें अस्मित समझ के ही बताऊंगा, टेंशन मत मैं लो। त्रिपाठी जो भी जाओ तो अस्मित के अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये है, डेडिकेटेड बच्चा। डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि जिस तरीके का आप कोर्स में इन्वॉल्वमेंट लेते हो, जो आप कर रहे हो, अपनी लाइफ को उस तरीके से सीरियस ले रहे हो, वो सीरियसनेस आपके अंदर दिखती है मुझे थोड़ी सी। क्लास को भी मैनेज कर रहा हो, उसको भी मैनेज कर रहा हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है आपका, मैनेज जिस तरीके से चीजें करते हो, मैनेजिंग चीज अच्छी है आपके अंदर। प्रॉब्लम पता क्या है आपके अंदर, प्रॉब्लम जो निगेटिव आपको या फिर पीछे धकेल देगी, वो धकेल देगी आपका चंचल नेचर जो है वो, ठीक है, चंचलता जो आपके अंदर है, जो हर जगह होती है। हर जगह का मतलब शायद कुछ जगहों पर हमको रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं चीजें, शायद हर जगह पे हम सेम नहीं रह सकते, सिचुएशन के हिसाब से ढाला करो तो हर जगह पे चंचलता जरूरी नहीं है ना। चंचलता का मतलब ये नहीं कि क्लास में हंसी मजाक करना ही बंद कर दो, ऐसी चीजें हो जाए, करो, सारी चीजें अलाउड है, हर चीज अलाउड है, लेकिन कहीं लाइफ में किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज धोखा दे सकती है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर सतर्क रहना कि ये चीज आपके पर्सनैलिटी को कभी भी डिग्रेड ना हो जाए, और जैसे ही लगे उस नेचर को अपने तुरंत रेस्ट्रिक्ट कर देना और अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेना, आप वहां पे अच्छा हो जाओगे एक तरीके से, बिल्कुल ठीक है। कृष्णपाल, ठीक है, कृष्णपाल बैठो, वैसे मैं ज्यादा जान नहीं पाया कृष्णपाल को, समय इतना नहीं व्यतीत करता है हम लोग साथ में, लेकिन कृष्णपाल के बारे में अच्छी चीज ये है कि ये प्रीलिप निकाल चुके हैं, मेंस लिख रहे हैं, और डेडिकेशन तो है इनके अंदर, जिस तरीके की चीजें, मेहनती बच्चा है, मेहनत करता है अच्छे से, और जिस तरीके से मेरी अभिषेक सर से भी थोड़ी बहुत आपके बारे में बात हुई है, तो उनका कहना भी ये है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, अच्छा संकेत है सर्विसेज में जाने के लिए, वो क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी, ठीक है। नेगेटिव चीज जो मुझे अभी तक लगी वो डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आते हैं, सबके आते हैं और सब उससे गुजरते हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस में पढ़िए मत, डिस्ट्रैक्शन आएंगे जरूर आपकी लाइफ में, और अगर आपको लग रहा है कुछ डिस्ट्रैक्शन आपके लिए फ्यूचर में पॉजिटिव हो सकते हैं, उनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी जरूरी है। तो हो सकता है वो आपको हाथ पकड़ के आपकी आगे चल के चीजों में सफलता की तरफ आके लेके चले जाए। शायद किसी चीज में आप अगर रुक रहे हो तो लेके चले, अपने आप को आप रेस्ट्रिक्ट मत करिए, जैसे मैंने इनको बोला रेस्ट्रिक्ट करिए, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी अलग इसलिए कि अगर आपको लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन आपको इतना हो रहा है, आप उनसे भागते ही चले जाओ, भागते ही चले जाओ, कितना भागोगे, भाग नहीं सकते ज्यादा, ठीक है, भागो, लेकिन जो लगे सही उसको पकड़ो और आगे भागो, ये डिस्ट्रैक्शन से कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जावेद डिसिप्लिन लड़का है, डिसिप्लिन अच्छा है जावेद, और एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करके, क्या रूरल से नहीं है, मैं पंचायत रूरल इलाका ही है, आपको समझ तो एक ग्रामीण परिवेश से, सुनो तुम लोग के भी काम आ जाए, एक ग्रामीण परिवेश से होकर, और जितने भी लोग ग्रामीण परिवेश में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, एक ग्रामीण परिवेश से होकर जावेद ने जिस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस किया है, ये काबिल तारीफ है, ठीक है। और उस चीज को लेके ये फ्यूचर में आगे कहीं भी जाएंगे, ये चीज इनके काम आएगी। प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस मैंने हमेशा देखा है उनका, हमेशा ऐसा नहीं रहा है कि कभी भी विदाउट इस तरीके के आगे हो कि चलो ठीक है चलेगा, क्या करना है, क्लास ही तो लेना है जाके। ये डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन सबके अंदर नहीं होता, 90% में नहीं होता, तो इसमें बुरा भी कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है जो इस चीज को फॉलो करते हैं। डेडिकेशन बहुत अच्छा है आपके अंदर, और डिसिप्लिन अच्छा है, वो चीज मुझे अच्छी लगती है, और वो चीज आपको तरक्की जरूर दिलाएगी। निगेटिव चीज आपको जो थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है, वो परेशान कर सकती है आपकी थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग को लेकर बात करूं, ओवर थिंक कर जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है,
क्योंकि इंटरव्यू सेशन में भी हम लोग ने ये बात करी थोड़ी, और थोड़ा ऐसे पर्सनल बेसिस पे भी हम लोग जितना भी मिले क्लास के बाहर उससे हुआ, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करो, वरना क्या होगा कि समाज में लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत गलत भी बोलेंगे, बहुत सही भी बोलेंगे। सही सुन के खुश मत हो जाना और गलत सुन के दुखी मत हो जाना, अपने आप को बैलेंस रखना हमेशा, ठीक है। इस चीज को हमेशा मेंटेन रखो। प्रीति, ठीक है, प्रीति की तो तारीफ ही तारीफ है, बुराई तो प्रीति नहीं, अच्छी बच्ची है। और जितना भी अभी तक मुझे लगा क्लास में डेडिकेशन बहुत अच्छा है, रेगुलरिटी बहुत अच्छी है, और ये रेगुलरिटी इन फ्यूचर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे ये सक्सेस दिलाएगी। रेगुलरिटी बहुत अच्छा आपके अंदर जोन है। रेगुलरिटी के साथ में आप पढ़ने में विश्वास करती हो, जिस चीज को दे दिया जाए उस वर्क को खत्म करना चाहते हो, कंप्लीट करना है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जितने भी आंसर्स दिए क्लास में, एकमात्र बच्ची है जिसने हर आंसर में लिखा है। उस बेसिस पे रेगुलरली बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक ठाक जा रहा है। साथ में काजल भी कभी कभी बहक जाती है बीच में, थोड़ा थोड़ा क्योंकि आंसर कभी कभी दिखाती है भी, कभी कभी, ठीक है। और एक ही साथ रहते हो तो किसी की अच्छी चीजें उठाओ और नकारात्मकता अपने अंदर दूर करो, अगर आप लोग साथ में रहते हो। दोस्ती जो होती है कभी कभी बहुत पीछे गिरा देती है, ठीक है, और कभी कभी क्या होती है, यही हाथ पकड़ के आपको सक्सेस भी दिला देते हैं। आप दोनों की दोस्ती आप लोग को नुकसान भी पहुंचा सकती है इन फ्यूचर, ठीक, और यही दोस्ती आप दोनों को सक्सेस भी दे सकती है इन फ्यूचर। तो आप दोनों अपनी दोस्ती को अगर बनाए रखना चाहते हो, ऐसा बनाओ कि इन फ्यूचर आपको सक्सेस मिले उससे। एक दूसरे से सीखो, कभी आपस में कंपटीशन मत करना कि मैं उससे कम्पीट करूं, मैं उससे कम्पीट करूं। हमेशा एक दूसरे से अच्छा बनने की कोशिश जरूर करो, लेकिन सेलिब्रेट करना हमेशा एक दूसरे के सक्सेस को, हमेशा इस चीज को कोशिश करोगे, आप दोनों सच में अच्छा कर जाओगे लाइफ में। वंदना, ठीक है, वंदना लास्ट टाइम से मैं वंदना से मिला हूँ, लास्ट टाइम के बैच में भी हमने वंदना के साथ में बैच किया, और लास्ट टाइम से हम जानते हैं वंदना को। वंदना बड़ी शांत बच्ची, क्लास में बहुत शांत रहती है हमेशा, और ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करती है। पॉजिटिव चीज इसकी ये है, थोड़ा डिसिप्लिन है बच्ची, डिसिप्लिन में रहती है, कायदे से रहती है, अच्छे तरीके से रहती है। तो जो क्लास में न्यूसेंस होते हैं बजाज जैसे, वो नहीं है, ठीक है। ये अच्छी चीज है उसके अंदर, मतलब खुराफातें शैतानियां घर में ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जैसा माहौल है उस हिसाब से वो परफेक्ट है। वहाँ एक कमी आपके अंदर है, वो है कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन जब तक समाज के साथ, सोसाइटी के साथ या लोगों के साथ नहीं करोगे, तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोशिश करो अपने अंदर एक बड़ा चेंज लाने की, वो है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, ठीक है। फालतू बात करो किसी से, कुछ भी कोई भी बात करो, कोई बात नहीं मिल रही है तो लेके बैठ जाओ, कोई चुगली करो किसी से, कुछ भी करो, लेकिन कम्युनिकेशन अपने अंदर, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। भावना भी अच्छी बच्ची है, भावना भी काफी डिसिप्लिन है, क्लास में रेगुलर है और रेगुलरिटी अच्छी है उसकी भी। तो भावना के बारे में मैं यही बोलूँगा कि भावना थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इनहेंस करने में फोकस करो। जैसे नया है आपके लिए अभी ये सर्विसेज का दौर, इस सर्विसेज में टिके रहने के लिए मेंटली और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अभी कोशिश करो वो करने की, ठीक है। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो, और जितना अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ उतना ही आप इस एग्जाम के करीब होते चले जाओ। तो क्या करना है, अपने ऊपर काम ऐसे करना है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। हम किसी से कम थोड़ी, ऐसे कैसी दुनिया देखी जाएगी बाहर, ठीक है। तो अपने आप को सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, ताकतवर मान के चलो। बाकी रेगुलरिटी बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन, ठीक है। और चीजों में जिस तरीके का ड्रेसिंग सेंस वगैरह फॉलो करते हो बहुत अच्छा है। आगे चलकर लाइफ में ये सब चीजें बहुत काम आती है, अभी समझ नहीं आता, लाइफ में बहुत काम आती है, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। पूला के बारे में बात, पूरा क्लास में बहुत काम आई, ठीक है। तो क्लास में कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं हो पाया, तो ज्यादा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं जानता हूँ के बारे में, लेकिन कुछ बातें बहुत अच्छी जानता हूँ। इन बातों में एक बात तो ये है कि इंटरव्यू स्किल्स में पूरा बेस्ट कम्युनिकेशन जो है किसी के साथ में, उसमें मुझे लगा
जो कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत अच्छे है, जबरदस्त है। आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर जाओगे, आगे ऑफिसर कोई मिलेगा या फिर कोई बड़े पद पे आपसे कोई मिलेगा, आप उसके साथ में डील कर ले जाओगे, अच्छे तरीके से बात कर ले जाओगे। सिर्फ कम्युनिकेशन लाइफ में जरूरी है, ठीक है। अपने अंदर पर्सनैलिटी के अंदर कुछ और चेंजेस भी लाने जरूरी है। उन चेंजेस के अंदर अगर इस सर्विसेज के ऊपर फोकस करना है और इसमें सेलेक्ट होना है, जैसा कि आपने बोला था आपको 25 में एग्जाम देना है और इन्होंने मुझसे पूरी स्ट्रेटेजी भी दी थी कि किस तरीके से 25 में हम सेलेक्ट होंगे, तो वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई और आपने उसको फॉलो करना शुरू। लेकिन अभी बीच में आपके एक डिस्ट्रैक्शन आ गया, वो डिस्ट्रैक्शन क्या था कि मेरे एग्जाम है, ठीक है, और आप उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि सर मैं ये कर दूँ या वो कर दूँ या ऐसे ये खराब हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, हर तरीके के आते हैं और इंसान अपने आप को जहाँ बैलेंस कर लेता है, जहाँ अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है, जहाँ वो सब्र वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेता है, वहाँ वो सक्सेस पाएगा। आपके अंदर हर एक क्वालिटी ऑफिसर बनने की, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को थोड़ा सा सीमित कर लीजिए, आप ऑफिसर जरूर बन जाइए, ठीक है। हाँ लाइन शीट तुम्हारे बारे में 10 साल बाद पता ही पता है, अभी तो बहुत अभी 10 साल लगेंगे इसे एग्जाम देने, 10 साल का समय है लाइची के बाद। लेकिन लाइची की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो क्वालिटी ये अच्छी है कि इसके अंदर चंचलता जो है वो पॉजिटिव है, मतलब वो किसी को हर्ट नहीं करती, ठीक है। एक चंचलता होती है कि इंसान को दुख पहुंचा देती है, परेशानी होती है, हाँ वो ठीक है, तो उसमें भी तो तुम हंस के ही बता रहा हो, मुझे रोके नहीं बताया तो उससे भी परेशान नहीं हुआ ना, इसने नाम रख रखे जो भी कर रखा है, लेकिन क्लास की सबसे चंचल लड़की है, ठीक है, और ये चंचलता पॉजिटिव है, ये इसको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सहयोग करेगी और इसके अंदर इस चंचलता को बैलेंस करने की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये सीधा झापड़ मार देगी किसी को, बदतमीजी करने की कोशिश करी, ये सीधा उसको झापड़ मार देगी, तो ये बैलेंस कर लेना है अपने आप। तो इस बच्चे के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना है, जो है अच्छा है इसके साथ में, अभी इसको समय लगेगा थोड़ा करने में। सैफ भी पिछले साल से मैं सैफ को देखा, लास्ट ईयर से सैफ आ रहे हैं, लेकिन इनरेगुलरली, ठीक है। मुझे जो कमी लगी मैं उसकी बात करूंगा। पॉजिटिव चीजें आपके साथ में अच्छी है, पॉजिटिव चीजें आपकी एक पर्सनैलिटी है, ऑफिसर बनने की पर्सनैलिटी आपके अंदर है। कोई भी व्यक्ति अगर दूर से आपको देखेगा तो कहेगा हाँ ये लड़का बन सकता है ऑफिसर, और लगता है वैसा बन सकता है। तो आपके अंदर पर्सनैलिटी जो ऊपर वाले ने ऑलरेडी दी हुई है पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव पर्सनैलिटी से में एक प्रॉब्लम आपके साथ में वो है इनरेगुलरिटी, जो शायद डिसिप्लिन फॉलो करने में आपको परेशान नहीं कर रही है। ये डिसिप्लिन इररेगुलरिटी जहाँ आएगी वह प्रॉब्लम, जैसे अभी आरओ आया आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप टोटली फोकस थे आरओ के ऊपर, तो मुझे आरओ करना आरओ करना, लेकिन फोकस कब हुई जस्ट 1 महीना पहले, या तो आरओ ही सोचते 6 महीने से, अब आरओ कर ले सब प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब आरओ होने के बाद में फिर पीसीएस आ गया, 17 मार्च को पीसीएस देना, फिर आईएएस आ जाएगा, फिर आईएएस देना, तो आप ये डिस्ट्रैक्शन में लाइफ टाइम घूमते चले जाओगे और ये लाइफ से अभी कभी आपको निकलने नहीं देगा। अपना एक गोल टारगेट सेट करो कि मुझे आईएएस देना, आईएएस दो, उसके बीच में जो एग्जाम आते चले जाए उन पे चढ़ते चले जाओ, देते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकले ना निकले टारगेट एक ही, ठीक है। तो डिसिप्लिन थोड़ा सा इररेगुलरिटी के बेसिस पे जो है उसको मेंटेन करो, ठीक है। सलोनी को भी लास्ट ईयर से नहीं अभी से जानते हैं, इसी साल सलोनी क्लास में आना शुरू की, बीच में लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई, 1-1.5 महीना गायब रही, पता नहीं पापा से बात हुई थी आपने, मेरे पापा वही मेरी बात हुई थी आपके पापा से, तो पापा ने बताया था कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से शायद ऐसी चीजें हुई। तो सबसे पहली चीज तो अपना सेहत का ध्यान, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस बनो, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तब तक आप अच्छे नहीं हैं, ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे अपने ऊपर वर्क कर पाओगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो माइंड अच्छा नहीं है, तो जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा फोकस नहीं कर पाओगे, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो ये जो डिसिप्लिन और ये जो रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं कुछ भी फॉलो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हेल्थ कॉन्शियस बनो, अपने हेल्थ के ऊपर वर्क करो, हेल्थ के वर्क के साथ साथ में आपके अंदर जो मुझे सबसे पॉजिटिव चीज लगती है, तो मैंने नेगेटिव बता दिया, हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। अच्छी क्वालिटी आपके अंदर ये है कि आप चीजों को लेकर सजग रहते हो, ठीक है। सजग रहने का मतलब आप जानते हो कि सही क्या है गलत क्या है, उन चीजों को आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है,
आपको पता है कि कहाँ पर कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, किन चीज़ों को किस हिसाब से टैकल करना चाहिए, वो चीज़ें मुझे आपके अंदर दिखती हैं। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, किसी भी पर्सन में होनी चाहिए, खासकर एक लड़की में तो ज़रूर होनी चाहिए कि कहाँ कैसे सिचुएशन को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मैंने बताया उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गौरी का गौरी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, तो एग्जाम देना होगा 2026 में अप्रोक्स, अभी नहीं देना है। तो अभी आपके पास में अप्रोक्स 2 साल है ना? तो 2 साल आपके पास में है। शांत क्यों रहती है, खामोश क्यों रहती है? बस ऐसे ही, मतलब पीछे बातें ज़्यादा करती है, सामने नहीं करती है, ऐसा बोल रहा है। नहीं ठीक है, कम्युनिकेट करना सीखो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम भी यहाँ पे खड़े हुए, हमें भी देखिए क्लास से क्वेश्चंस आंसर्स या फिर डिस्कशन कम लगे मुझे आपकी तरफ से, थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हुआ करो। ऐसा नहीं है कि शायद आपको नॉलेज ना हो जैसे आप ना बोल रहे हो, शायद अंदर एक हिचक है जो बाहर नहीं ओपन नहीं होने दे रही है, तो वो हिचक को खत्म करो अपने अंदर से, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्या करो, हंसने तो सब पागल, ठीक है? दिमाग में बैठा सब पागल है, आंखें बंद करो और सब पागल, ठीक है? बस सोचो मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है, और मैं जो करूँगा या करूँगी अपनी पर्सनैलिटी को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? किसी और के लिए नहीं करना चाहिए, किसी के लिए जो करना है अपने लिए करना। जब तक अपने ऊपर वर्क नहीं होगा तब तक आप किसी और पे कैसे वर्क कर पाओगे? नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल। अपने ऊपर ऐसा पॉजिटिव तरीके से काम करो, उसको लेके चलो, ठीक है? चलो हाँ भाई करीम तो करीम जो है काफी नए सदस्य थे, ठीक है? और अभी में जब इन्होंने सदस्यता ली तो इनके ऊपर बहुत डाउट भी किए होता है, नया मेंबर जब घर में आता है कई सारे डाउट्स होते हैं। ये और ध्रुव साथ में आए तो इनके ऊपर कई सारे लगे, आरोप लगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन इस बच्चे के अंदर क्वालिटी अच्छी है कि इसने उनको फेस किया, ठीक है? कोई भी आपके ऊपर आरोप लगे, समस्याएं आए, परेशानियां आए, बंदा क्या होता है, परेशान हो जाता है, दिक्कत में आ जाता है, या तो भाग जाएगा, छोड़ देगा, खत्म कर देगा, या तो फिर अपने आप को सीमित कर लेता है, ठीक है? इसके अंदर ये भी इसने फेस करा उसको, और आके मुझसे बोला सामने से एकदम बोले कि सर अगर आपको लग रहा है कि हम इस तरीके के इन्वॉल्व हैं, ऐसी चीजों में किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो आप इसको प्रॉपर चेक करवा लीजिए सर। हम आपके साथ आंदोलन में भी हर तरीके से थे, हर एक चीज में आपके साथ में थे, और हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। इसने जस्टिफाई किया मुझे, ठीक है? ये भी आया, ग्रुप भी आया, ग्रुप के अंदर भी अच्छी चीज लगी मुझे। तो मुझे ये अच्छा लगा कि अगर हमने आपके बारे में कुछ गलत सोच भी लिया किसी और के कहने पर शायद, और वो शायद रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा तभी सोच लिया होगा, ऐसा नहीं सोचते हमें। तो अगर सोच भी लिया आपने, उसको अगर जस्टिफाई किया और अपनी इमेज जो है हमारे मन में एकदम साफ कर दी, ये अच्छी क्वालिटी होती है कि अगर आपके बारे में कोई गलत सोचा और आपने जस्टिफाई कर लेगा उस बात को। इस बच्चे की अच्छी क्वालिटी ये खुद को जस्टिफाई कर लेगा, तो जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी आदत है आपके अंदर। अभी नए हो, रेगुलरिटी बना के रखना और चीजों को सीखने की कोशिश करते रहना, और क्लास में थोड़ा कम्युनिकेट करना सीखो, बातें करना सीखो, ठीक है? हाँ, घर में तो बहुत सीधे बने बैठे इसके वो तो नहीं इसके तो नहीं कोई दीवाना कहता है, याद है तुम्हें भी। चलो धर्मेंद्र ठीक है, अच्छा है, अभी तो समय लगेगा इसमें थोड़ा सा। न्यूट्रल होने में समय लगेगा, न्यूट्रल होने में सिंसियरनेस थोड़ा सा कम है इसके अंदर, सिंसियरिटी थोड़ी सी कम है। सिंसियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी के बेसिस पे नहीं कह रहा, लाइफ के बेसिस पे कह रहा। सिंसियरिटी के बेसिस पे अगर बात की जाए तो थोड़ा उतावले हो जाते वो कम, ठीक है? उतावलापन अपने अंदर कम करो, अपने आप को एकदम पानी की तरह बना, ठीक है? पानी की तरह, पानी शांत बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, उसके ऊपर कोई कुछ भी करता रहे, कंकड़ फेंके, पत्थर फेंके, पानी में उछल के उसको मुंह को पकड़ दोगे काट, ऐसा कुछ करता है, पानी की तरह शांत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लाइफ में जो कर रहे हो जैसे करो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लेते हो, अच्छा डिस्कशन कर लेते हो, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है? तो इस पे काम करो थोड़ा सा, रचना तो नहीं, रचना ठीक है? रचना का नाम ही ऐसा, जो नाम मिला है उस हिसाब से आप होंगे, ठीक है? और वो होता है कि अच्छा तुम लोग ने अपना सुन लिया तो अब नहीं सुनोगे, जो ज्यादा बोल रहा है उसको बताऊंगा भी नहीं, और मैंने देख लिया कि तेरे में कौन ज्यादा बोल रहा है, मैं उसको बताऊंगा, मैं उसी का बताऊंगा जो मुझे लग रहा है सुन रहा है मुझे,
बाकी मैं किसी का नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, रचना का जो नेचर है वो नेचर अच्छा है, बढ़िया है। अगर टाइम पड़ेगा, मौका पड़ेगा तो स्टैंड भी ले लेगी, एक आध कोड भी देगी, मार भी देगी, वो नेचर भी उसके अंदर है। तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चीज़ें कर लेती है। बैलेंस पावर अच्छी है, बैलेंस पावर के साथ में क्लास में सिंसियरिटी अच्छी है, क्लास में सिंसियर रहती है। जिन चीज़ों को दिया गया होमवर्क वगैरह चीज़ों के फॉर्म में, उस पर भी आपने वर्क किया, वो भी मुझे ठीक लगा चीज़ें। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी अपने आप को पीछे रखती हो आप, ठीक है, आगे रखना सीखो। अपने आप को पीछे रखने का मतलब ये नहीं कि 4 लोग हैं 5 लोग हैं, जब 4-5 लोग कुछ बोले तब मैं बोलूँ, ऐसा नहीं। मेरी भी तो कुछ पर्सनल सोच हो सकती है, मेरी भी कुछ पर्सनल थिंकिंग हो सकती है, मैं अपनी बात क्यों ना रखूँ किसी के सामने। तो आप कोशिश करो, आप इनिशिएट करो किसी भी चीज़ को, आप अपने अंदर उस स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो जो शायद थोड़ी लीडरशिप स्किल की बात होती है जिसके अंदर आप उसको थोड़ा सा अगर डेवलप कर लोगे तो आप एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटी हो, आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं, ठीक है। बस अपने आप को इनिशिएट करने की कोशिश करो, बाकी कुछ नहीं। वरना क्या होता है कि इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है, भीड़ का हिस्सा बन के तो उसमें हो जाता है। एक प्राइवेट गवर्नमेंट नौकरी जिंदगी भर करते रहोगे, शांत, मजा नहीं आएगा, लाइफ लगेगी बेकार है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा इनिशिएट करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। सुनील लखन, सॉरी एक नाम बोलाऊंगा मेरे क्लास में वो इसका, क्योंकि सुनील की तरह लगते हो तुम थोड़े, ठीक है। लखन से इंटरेक्शन क्लास में बहुत हुआ है क्योंकि ये रेगुलर आता है बच्चा, ठीक है। इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ है। जो मुझे समस्या लगी उसकी बात अगर मैं करूँ, क्लास में आता था, गवर्नमेंट कॉलेज में भी आता था, मुझे तीसरे वाले रूम में बैठता था, सब सेकंड वाले सीट तो लखन के अंदर अच्छी चीज यही है कि रेगुलरिटी डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, और रेगुलरिटी डिसिप्लिन की बेसिस पे आप लाइफ में बहुत अच्छे जाओगे, आगे जाओगे। एक चीज अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, और वो है थोड़ा वोकल बनो, बातचीत करने वाले बनो। बातचीत करने का मतलब क्लास के ही लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करो, उनके साथ नहीं करने का मन कर रहा तो टीचर खड़ा होगा उसके साथ बातचीत करो, लेकिन अपने डाउट्स अपने अंदर मत रखो, जो शायद आप अपने अंदर रख देते हो, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स आपके अंदर आते हैं, दिखता है मुझे, आप पूछना चाहते हो लेकिन चुप जाते हो, वो मत करो कभी भी, अपने आप को कभी भी रोको मत, ठीक है। क्या गलती तो जाए डिलीवर करो, ठीक है। हाँ मजाक, तुम्हारे बारे में तारीफ करूँ क्या? कुछ है ये उसको करना पड़ेगा, नॉलेज क्या करेंगे उसका। मैंने विकास नंदी कीर्ति सर का एक कोड पढ़ा था, कोड क्या पढ़ा, सुनी थी उनके इंस्टाग्राम पे रील सुनी थी, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि अपने आप को हमेशा ऐसा रखो कि दुनिया क्या पागल हो गए, ठीक है। अपने आप को हमेशा ऐसा रखो, और जब दुनिया कहेगी पागल हो गए तो आप क्या करोगे, वो ट्रैक पकड़ लोगे, वो सही प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, शायद जो सही प्लेटफॉर्म होगा। फिर दुनिया क्या कर रही, कैसे कर रही, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अवधूजा सर ने भी इस बात को बोली थी, बोले इतने पागल हो जाओ, इतने पागल हो जाओ, दुनिया देखे तो गए पागल, ऐसे होता है। बोले न्यूज़पेपर पकड़ो, उल्टा पकड़ो, ठीक है, किताब में उल्टी पढ़ने लगे, ठीक है। जैसे ये अभी न्यूज़पेपर लेके आए, पढ़ रहे तो उल्टा, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा बना लो कि दुनिया की नजर में तो दिखे ऐसे, लेकिन पर्सनल जो काम कर रहे हो वो बाद में एकदम इंसान चौंके कि अरे यार ये कर गया, हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, ये कर गया। बजाज के अंदर इंटरनल क्वालिटीज हैं वो वाली, ठीक है। ये शो ऑफ नहीं करता है, इसके अंदर शो ऑफ वाली कभी कोई चीज नहीं है। ये अपने आप को हिडन रखता है, जो नेचुरल चीजें इसके अंदर है वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसके अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज ये शायद यूटिलाइज करके बहुत कुछ अच्छा करेगा इन फ्यूचर। आप ही लोग के बीच में देखना, आप लोग ये कुछ अच्छा कर जाएगा। इसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत गजब का है। मैं सिर्फ शब्दों की बात नहीं करूंगा, और मैंने इसको बार बार बताया, इसने मुझसे पर्सनली पूछा है, मैंने इसको बोला है शब्दों को थोड़ा रुक के अगर बोलोगे, तेजी में नहीं बोलोगे तो आपकी बात को सब सुनेंगे और सीरियस लेंगे। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जाके टोल प्लाजा पे खड़ा हो गया टोल टैक्स और उसको डांट आया, वो सबका और लोग समझ लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ आए हमारे भी कोई ऑफिसर नहीं है, लेकिन उस पर्सनैलिटी का है और इसके अंदर वो पर्सनैलिटी है। तो अगर है उसके अंदर, ये उसका मिसयूज ना करके उसको अगर यूटिलाइज कर लेगा तो ये अच्छा करेगा। इसके बारे में मुझे परवाह नहीं है, ना मैं इसके बारे में परवाह करता हूँ, मुझे पता है ये कर लेगा कुछ ना कुछ, और ये कर देगा। देखा आप लोग के बीच में ये किसी दिन आप लोग खुद देखोगे ये कुछ कर देगा, ठीक है।
उसके बाद में हाँ इधर आते हैं क्या तो लोग क्यों सुनना नहीं मर्जी है आपकी। हमें सुनना है, इनकी मर्जी है, हाँ। इनका मसला है। चलो हाँ तो फिर बात करते हैं सनी ठीक है सनी किसके पास? सनी रहेगा हाँ, मेरे थोड़ा पीछे होकर सीधा बैठ जाएगा तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। जब से आया ऐसा लगा इसकी पीठ में दर्द पता नहीं कौन से दर्द से आया। हाँ पवन क्या चाय पीना थोड़ा कम और दोस्तों का जो ग्रुप है अच्छा है ठीक है बढ़िया है होना चाहिए सबकी लाइफ में होना चाहिए अच्छी चीज़ है लेकिन यूटिलाइज करना वो देखना जरूर कि आगे की फील्ड के हैं क्या अगर वो आपकी फील्ड के हैं तो गो थ्रू करो अच्छा है जाओ उनके साथ में बैठो उठो बात करो चर्चा करो डिस्कशन करो सब कुछ करो ठीक है लेकिन अगर लग रहा है वो शायद आपको पकड़ के पीछे खींच देंगे शायद आपने जो टारगेट लेके चले उस पर नहीं काम करेंगे तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लेना ये नहीं कहता हूँ मैं कि दुश्मनी ले लेना तो गोली मार देना ऐसी तेजी बैलेंस ठीक है हमेशा लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है तो उनसे एक थोड़ी सी दूरी ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि पॉजिटिव डिस्टेंस बना लेना पॉजिटिव डिस्टेंस बना लो पॉजिटिव डिस्टेंस से रिलेशन भी खराब नहीं होते किसी के साथ में और आप उनको अपनी अहमियत भी दिखा सकते हो कि यार देखो मैं थोड़ा सा भी बिजी हूँ अपने एग्जाम में आप बाद में मिल और ये लोग कभी खोएंगे नहीं ध्यान रखना जो रियल होते हैं आपके पास ही रहते हैं वो कभी नहीं खोते हैं वो हमेशा आपके पास किसी न किसी फॉर्म में रहते हैं और जो लोकल होंगे वो भी आपके पास आ जाएंगे सब जब आप आइए सुन ठीक है वो आप तो आएंगे ला दो तुझे पवन का समोसा खिलाया था 20 रुपये वाला तो वो आएंगे दिलाते हो आप आप छोड़ नहीं पाओगे ऐसे लोगों को अच्छा है नेचर अच्छा है घुलते मिलते हो लोगों से साथ में बात करते हो ये नेचर बहुत अच्छा है अच्छी चीज़ है आपके अंदर नेगेटिव चीज़ वही वाली है उसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है सनी फिलोसफिकल मैन मैंने इसको नाम दिया हुआ है ठीक है फिलोसफिकल मैन सनी सनी फिलोसफिकल मैन मेरा किसी और ने भी रखा किसी और ने भी रखा वो नहीं पूछूंगा आगे रखा है चलो ठीक है सनी सुनो सनी के बारे में अच्छी चीजें ये है कि ये जिस भी टॉपिक को पकड़ता है उसके बारे में सोचता है डिटेल में सोचता है मतलब ये कंसर्न रहता है कि अगर कोई चीज हो रही है क्यों हो रही है कैसे हो रही है किस लिए हो रही है और ये गलत बोलने की भी हिम्मत रखता है सही बोलने की भी हिम्मत रखता है हर एक तरीके का स्टैंड लेने की भी हिम्मत रखता है तो इसके अंदर अच्छी चीजें जो मुझे लगी वो ये है कि ये थिंकिंग करता है अच्छी चीज बहुत है कि आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हो उसकी एनालिसिस करो ठीक है लेकिन यही इसके लिए गलत भी हो सकता है यही इसके लिए बुरा भी हो सकता है अगर ये इस फील्ड में जानना चाहे जो सिविल सर्विसेज की फील्ड है वो ओवर थिंकिंग को एम्फसाइज नहीं करती है कभी भी अगर आप ज्यादा सोच लेंगे तो क्वेश्चन होंगे गलत जैसे इसने खुद बोला है मुझे आके इस समय पेपर में जब आंसर लगा रहा था तो मैंने ज्यादा सोच लिया गलत हो गया और इसने सोचा जो था वो सही सोचा था लेकिन यूपीएससी कहीं नहीं रहा इतना सोचो ये ज्यादा सोच गया उसके हिसाब तो इसकी ओवर थिंकिंग ने क्या किया इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया ओवर थिंकिंग नहीं करनी ओवर थिंकिंग पे काम नहीं करना ठीक है अपना थिंकिंग मैनेज करो बैलेंस करो चीजों को लेके और बैलेंस इसके अंदर अच्छा इसने एक बात मुझसे बोली थी मुझे बहुत अच्छी लगी इसने बोला कि सर मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप उस लेवल के क्वेश्चन के आंसर मेरे दे पाओगे मैं अभिषेक सर से डिस्कशन कर लेता हूँ मुझे लगता है अभिषेक सर उस लेवल के आंसर दे पाएंगे मैं अपनी इस थिंकिंग को किसी ऐसे लोगों के साथ में उन लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करता जो शायद उसको निगेटिव तौर पर ले जाए निगेटिव क्योंकि नकारात्मक अगर ले गए उसको तो इसके अंदर वो नकारात्मकता बैठ जाएगी कि लोग इसको फिर क्या करने लगेंगे इंडिकेट करने लगेंगे कि बाबा तू बहुत सोचता है इतना मत सोचा कर तू ये मत किया कर तू वो मत किया कर जो इसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं ठीक है तो इसके अंदर एक जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत अच्छी है ठीक है तो इसके साथ जाओ अच्छा कर लो बढ़िया कर लो अच्छे तरीके से ठीक है आलोक खड़ा तो आलोक के बारे में अच्छी चीज ये है कि आलोक के अंदर जो पर्सनैलिटी है जो चीजें हैं वो एक ऑफिसर बनने लायक है और जो बहुत महत्वपूर्ण है सर्विसेज के अंदर आलोक के अंदर एक पॉजिटिव चीज सबसे अच्छी है
आपकी टेंशन ले। आलोक जो है, आलोक के अंदर अच्छी चीज है, डिसिप्लिन रहता है लड़का, अच्छे तरीके से बिहेव करता है, बिहेवियर अच्छा है, चाहे वो गुरुओं का सम्मान हो, चाहे क्लासमेट्स का सम्मान हो, किसी भी तरीके के सम्मान में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट देखने को नहीं मिला मुझे अभी तक। ना मुझे ऐसा लगा कि किसी की तरफ से कोई भी ऐसा रिमार्क आया हो आलोक को लेके कि आलोक ने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं। मुझे हमेशा पॉजिटिव लगा, हमेशा रिस्पॉन्सिबल लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है, वो सब चीज़ों में आलोक अच्छा है और ये चीज़ें इसको आगे लाइफ में बहुत अच्छी लेके जाएंगी। एक नेगेटिव चीज़ जो आपको परेशान कर सकती है, वो परेशान कर सकती है आपकी ग्रुप जो होता है ना, एक ग्रुप जो होता है जो है आप लोग का, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, नहीं भी है तब भी अच्छी बात है, कोई नहीं। जो मुझे दिखता है यहाँ से मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे बिग बॉस में बिग बॉस को दिखता है, ठीक है, वैसे यहाँ पे खड़े हुए शायद मुझे दिखता है। वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए, ग्रुप जो होता है अच्छी चीज़ होती है। अगर मैंने फिर दोस्ती के बारे में कुछ लोगों को समझाया, वो चीज़ आप लोग भी जरूर समझिएगा। ग्रुप आपको लीड करने में बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाता है, लेकिन कभी कभी ये ग्रुप क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हो सकता है 4 लोग हैं ग्रुप के अंदर और उन 4 लोग में से एक का जो ध्यान है वो शायद यूपीएससी से हटके हो सकता है आर्मी में चला जाए, ठीक है, या हो सकता है मेडिसिन की फील्ड में चला जाए, हो सकता है उसमें चला जाए, लेकिन आप उसके साथ में इतना कनेक्टेड हो, आप प्रभावित हो गए, उसकी वजह से अपना टारगेट चेंज कर लेते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें ग्रुप में परेशान करती हैं। ग्रुप में होना अच्छा है और ग्रुप बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। जब सेम फील्ड के सारे लोग मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो ग्रुप होना अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें क्या करती हैं, डिग्रेड कर देती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। ग्रुप में रहना जरूर रहना, लेकिन कभी आपस में कंपटीशन मत करना, ठीक है। आपस में कभी भी ऐसा चीज़ मत करना कि हमारे बीच में ये एक होड़ लग जाए कि नहीं मैं इससे आगे निकलूँ, मैं इससे आगे निकलूँ। एक पॉजिटिव अच्छा बना के रखना, लेकिन इतना पॉजिटिव भी मत बना लेना कि कंपटीशन ही भूल जाओ, ठीक है। वो कंपटीशन 10 लाख लोगों से पहले आप ही लोगों के, वो तो बाद में आएंगे 10 लाख लोग, लेकिन आपकी सोसाइटी में जो आपको दिख रहे हैं वो लोग पहले ना, तो उन लोगों के ऊपर पहले एम्फसाइज करना। तो कुछ चीज़ें आपको जो डिग्रेड शायद कर दें, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल लेना। बाकी इतनी मैच्योर आप हो, इतनी समझ आपके अंदर है, वो मैच्योरिटी मुझे अच्छी दिखती है, इस बेसिस पर बैलेंस कर लो, ठीक है। ये बात मैं पता है पल्लवी के लिए भी बोल रहा हूँ, तेज के लिए भी बोल रहा हूँ, आलोक के लिए भी बोल रहा हूँ, और सनी का भी जैसे एनवायरमेंट का बोल रहा हूँ। अभी मैंने जस्ट एनालिसिस के लिए इस बात को लेकर, और मैं इसी एनालिसिस के बेसिस पे बात बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद आप लोग का जो डिस्कशन अभी बीच बीच में हो रहा, वो क्लास में जस्ट आते ही मैंने कुछ बोला था, मैंने मेरी सुन लेना और फिर मुझसे बात कर लेना। शायद आप लोगों ने उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुना और उस चीज़ को ध्यान से नहीं लिया। क्या हुआ उसकी वजह से, एक नेगेटिव पॉज सेट हो गया यहाँ, ठीक है। और वो नेगेटिव पॉज ने क्या करा, उसने आप ही की पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया, क्योंकि आपका इसका डिस्कशन शायद बहुत महत्वपूर्ण बातें और सब बच्चों के माइंड में बैठ गई हो, वो शायद आपके मन में बैठ गई। वो शायद बातें आप लोग बाहर भी कर सकते थे जाके। कभी ऐसी जगह पे रहते हो, उस जगह पर थोड़ा सा सम्मान करना सीखो कि उस जगह क्या है, उस जगह का प्लेस की वैल्यू क्या है, उन सब चीज़ों में किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, वो सब है आप लोग के अंदर। मुझे पता बहुत मैच्योर हो आप लोग, लेकिन ये नादानियाँ बचपना जो होता है, ये नादानियाँ बचपना प्रॉब्लम कर देता। अभी हम लोग हैं, मैंने बोला ना, हम लोग का तो एक फ्रेंड जोन है, हम लोग सब बातें कर ले रहे हैं, आपस में हर तरीके कर ले रहे हैं। यही बात कल को ऑफिसर बनने बैठे, 3 और ऑफिसर से पटने लगी, साथ में बैठ गए और साथ में बैठ के बात करेंगे ना, मुख्यमंत्री सामने बैठ कर तुरंत सस्पेंड कर देगा, सुनेगा नहीं, फिर आपका एक्सक्यूज भी नहीं सुनेगा, ना वार्निंग देगा, सीधा उठा के सस्पेंड कर देगा। उसके बाद में फिर लगेगा मैंने गलती ही क्या की, खुद की गलती भी नहीं दिखेगी उसके बाद में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस सभी लोग करो, अपने लिए करो। ये एनालिसिस अगर आप लोग कर लोगे इसको लेकर, तो आप ही के पिक्चर में काम आएगी ये सब चीज़ें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो यहाँ से आज के बाद में जाना है। आप लोग अगर अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करोगे तो ये आप ही का फायदा करेगी। बाकी पॉजिटिव चीज़ें जो मुझे दिखती हैं आलोक के बाद में, तेज की बात अगर मैं करूँ, तेज के अंदर पॉजिटिव चीज़ें अच्छी ये है कि ये बच्चा बन जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा। जो मुझे लगता है मैं किसी क्लास में कुछ बच्चों के ऊपर जो श्योरिटी ले सकता हूँ, उन श्योरिटी में एक मुझे तेज लगता है, ठीक है, जो श्योरिटी ले सकता हूँ उनमें एक तेज इसलिए लगता है मुझे, क्योंकि तेज की जो स्किल्स हैं, जो स्किल पावर डेवलप्ड है, वो ऐसा नहीं कि इसने डेवलप की। कभी कभी क्या होता है, कुछ नेचुरल मिल जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं नेचुरल मिल जाती हैं। और वो नेचुरल चीज़ें क्या होती है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को आगे बढ़ा देती है। और थिंकिंग कैपेबिलिटी जिस हिसाब से तेज की है, वो ऐसा नहीं है बहुत पढ़ने के बाद आई है, इसके पास में है,
मुझे मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तेज ने अभी 1 साल की प्रिपरेशन कायदे से नहीं की होगी और इसने इतनी किताबें नहीं पढ़ी, एकदम नहीं पढ़ी, लेकिन इसके अंदर कुछ इंटरनल चीजें हैं जो शायद सोचने पे मजबूर कर देती कि सही ये हो सकता है, गलत ये हो सकता है। इसके अंदर वो डिसीजन मेकिंग पावर है, कुछ बच्चों में नेचुरल होती है, इसके आधार पर ऑफिसर बनता है। ये बहुत प्लस है, बहुत प्लस है। नेगेटिव तो मैंने बताया ये ठीक है। तो विस्तार से पल्लवी तो मैं विस्तार से दूंगा। पल्लवी के अंदर जो अच्छी बातें हैं, पल्लवी एक लीडरशिप क्वालिटी अच्छी बढ़िया लोगों को लीड करना, लोगों को संभाल लेना, लोगों को लीड करना, लोगों को संभाल लेना, उनको कम्युनिकेट कर लेना उनके साथ में हर तरीके के तौर पे पल्लवी इस सारी चीजों को जानती है। इनको इन फ्यूचर लाइफ में अगर किसी 10 ऑफिसर्स की टीम बनाई जाती है और उस टीम में एक लीडर बनाया जाता है जो उन 10 ऑफिसर्स को लीड करता है, किसी को दे दिए जाते हैं कि कल्चरल वैल्यूज और जाकर संभालो पूरी के पूरी, उन 10 लीडर्स 10 IAS ऑफिसर्स को ये लीड कर ले जाएगी। इसके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो पल्लवी ये तो अच्छे से कर ले जाएगी, कायदे से कर ले जाएगी, बढ़िया से कर ले जाएगी, लेकिन ये तब कर पाएगी जब IAS बन जाए। ठीक है। अब IAS बनने में जो रोड़ा आ रहा है वो क्या आ रहा है? रोड़ा ये है थोड़ा कम बोलो, ठीक है, बोलना ज्यादा है। ठीक है, बोलना ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लास के अंदर जो बातें होती वो बातों को मैंने जितनी एनालिसिस करी है क्लास में देख के ही करी है, क्योंकि मैं बाहर से किसी को नहीं जानता है, जैसे हम लोग बैठे हो, तो मैंने क्लास के बेसिस पे एनालिसिस, हो सकता है पर्सनल लाइफ में थोड़ा अलग हो, लेकिन मैं यहाँ के बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जो नेचर है उस नेचर को अच्छा है, एक होना चाहिए, थोड़ा फ्लफी नेचर होता है अगर किसी इंसान का, वो होता है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, और नेचर वो अच्छा होना भी चाहिए। कम्युनिकेशन सबके साथ होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप क्लास के हर एक बच्चे से कम्युनिकेट कर लेते हो, ये बहुत पॉजिटिव है। जो मैंने कई लोगों को बोला आप लोग नहीं करते, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पे ये आ सकती है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बोलना भी नुकसानदायक होता है। मैंने बोला है ना, पहले भी बता चुका हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। हर चीज में अगर अति करोगे तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, बातें करो, सब करो, क्लास में सेशन मिलता है, बीच में ब्रेक मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, आराम से बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दों को ध्यान से सुन लो। तो शायद वो चीजें मैंने एक बार और भी बताया है कि क्लास में जो हम सुनते हैं वो ज्यादा याद रहता है एज कम्पेयर टू पढ़ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन हम देखते हैं, अरे सर तो ये बताया था, तो ये आंसर हो सकता है, तो शायद सुनी हुई चीजें ज्यादा याद रह जाती है। तो फोकस सुनने के ऊपर ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल अच्छा है पल्लवी का, बहुत बढ़िया, नेचर अच्छा है, प्रॉपर ऑफ क्वालिटी टेस्ट है, कमाल की पढ़ाई लिखाई के मामले में ये बच्ची ग्रेट है। और लास्ट ईयर से देखा हमने शायद को हर एग्जाम में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे रहती है, रैंक होल्डर कह सकते हो क्लास की, किसी ना किसी फॉर्म में आती है और तो रैंक होल्डर भी फॉर्म में अच्छा है, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा लगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी के बेसिस पे अच्छा है। बस कंफ्यूज मत हुआ करो कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे IAS PCS RO जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर कंफ्यूज मत हो। अभी ये रिसेंटली आपका एक कंफ्यूजन बहुत अच्छे से दूर हुआ जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया था कि सर मुझे यही एग्जाम देना है, इसके अलावा मैं फोकस अभी कुछ नहीं करूँगा, जैसे आपने आगे स्किप कर दिया उसकी वजह से। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग जो अभी आपके अंदर बिल्ड हुई है ये बहुत अच्छी है, इसको कभी भी ख़त्म मत होने देना, टारगेटेड चीज़ों पे काम करो, सोर्सेज फैलाना नहीं है, सोर्सेज फैले नहीं है अभी बहुत ज़्यादा, उसको कंपाइल करो, थोड़ा कम करो, उसको टारगेट करो, यही बुक्स इसी सोर्सेज से इसी तरीके से पढ़ना है, इतना कर लो, आप कर ले जाओ, 100% कर ले जाओगे बस, क्योंकि नॉलेज है, पर्सनैलिटी है, कमी कहाँ पे हो रही है, थोड़ा डिसिप्लिन में हो रही है, जो कंपाइलेशन है बुक्स वगैरह का, उसके ऊपर काम कर लो, कर ले जाओ। ठीक है, हाँ बेटा मैं नाम बोल रहा हूँ आपका, साक्षी हमारे क्लास में कम भी आई है थोड़ा सा, तो इस वजह से शायद नाम थोड़ा सा ज्यादा। जॉब करते हो नहीं करते हो, क्लास वगैरह रहते हैं किसी तरीके के नहीं रहते हैं, कोई बात तो घर का काम वगैरह रहता है थोड़ा सा। देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज होती है अपने अंदर जो पर्सनैलिटी होती है ना, उसको बहुत स्ट्रांग रखना। एज अ विमेन हमको बहुत सारी चीजों से फाइट करना पड़ता है, विमेन की बात करना, विमेन अपने आप हर एक चीज से बहुत ही स्ट्रांगली फाइट करते हैं और आपको फाइटर बनना पड़ेगा।
आप अगर फाइटर बनोगे तो आप यकीन मानिए कि आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इंदिरा गांधी को देखा था, पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा मैं, उस पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। वो औरत है इंदिरा गांधी जिसने क्या करा था? नहीं, अरे ठीक है सर, ऑल गुड, सब बढ़िया। देखो मैंने बोला ना, ईश्वर जो करता है चुनौती के फॉर्म में आपके सामने रखता है, और हमें चाहिए कि चुनौती के फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करें और खुद के ऊपर काम करें, है ना। तो ये लाइफ में आपको एक अच्छा मौका मिला है, और लाइफ में एक अच्छा मौका है, इसको बनाओ, अपने पर्सनैलिटी को ग्रो करो, अपने आप को फोकस करो और अपने ऊपर काम करो। ठीक है बेटा साक्षी, अपने आप को स्ट्रांग रखो और स्ट्रांग रखने दे, क्योंकि देखो आप स्ट्रांग ऑलरेडी हो और आपको ये बात अच्छे से पता है। बस अपने आप पर काम करना सीखो, वर्क करना सीखो, आप अच्छा करो, आराम से अच्छा करो। मुझे पता है, पूरा यकीन है। साक्षी के लिए तालियां बजाओ। ठीक है साक्षी, देखो अप्रिशिएट करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। जिसका एक एग्जाम्पल अभी आपने देखा, ये सब आपके साथ है, हम सब आपके साथ में। लाइफ में कभी कैसी सिचुएशन आए, कैसी भी आए, हम सब खड़े हुए, सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो भी है। बस घबराना नहीं होता, घबराओगे तो लाइफ में जीतोगे कैसे? और जीतने के लिए बहुत जरूरी है लड़ना। बिना लड़े तो नहीं जीत सकते ना कोई। और आप लड़ाई लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष करो, लड़ते जीतो और एक ऑफिसर बनोगे। मुझे पूरा यकीन है साक्षी एक अच्छी ऑफिसर बनेगी। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस बात की पूरी तरीके से गवाही भी है हम लोग के सामने, और देखेंगे हम इन फ्यूचर कि साक्षी एक अच्छी ऑफिसर जरूर बनेगी। साक्षी, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ बेटा, आपका भी नाम? आइए सर, हाँ सर, थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच चलेगी। आइए। सर ने एक बात कही, लड़ना, बट किससे लड़ना है ये भी बता दीजिए सर। हाँ ऑब्वियसली, मैं जो संघर्ष लड़ने की बात कर रहा हूँ ना, वो खुद से लड़ने की बात कर रहा हूँ, अपने अंदर के एविल से लड़ने की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि तलवार उठा के घूम के मेरे से मार दे, उसे मार दे, वो वाला लड़ना नहीं है। ठीक है, इस सिचुएशन को समझना जरूर कि स्पिरिट अपने अंदर की जो आपकी आती है, मजबूती आती है, वो कैसे आती है? वैसे ही आप जब अपनी इंटरनल चीजों से लड़ना सीखते हैं। ठीक है, वो स्ट्रगल आपका जो लाइफ का है, जो लाइफ का फेज है, वो डेवलप कैसे होगा? जब तक आप इंटरनल चीजों से अपने नहीं लड़ोगे। जितने भी बच्चे हैं, जिनकी भी बातें मैंने यहाँ पे सब आप अपने बारे में नेगेटिव जानते हो, सब अपने बारे में पॉजिटिव जानते हो, सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। बहुत अच्छे से अब आप लोग सारी की सारी बातें जानते हो। तो अब करना क्या है? करना बेसिकली ये है, लाइफ में एक गोल सेट करो प्रॉपर तरीके से। मैंने बोला आज के क्लास के बाद में जो भी बाहर निकलेगा वो उसी लक्ष्य के साथ में बाहर निकलेगा। आईएएस देना है तो आईएएस, पीसीएस देना तो सिर्फ पीसीएस, या कोई अदर एग्जाम टारगेट करना तो सिर्फ वही एग्जाम। ऐसे एग्जाम को टारगेट करके यहाँ से बाहर निकलो, उसी पे सटीक पूरी तरीके से तैयारी करो। बीच में जो भी तैयारियां आती चली जाएं, एग्जाम आते चले जाएं, उनके ऊपर एग्जाम दे दो। मैं देने को मना नहीं कर रहा, सारे एग्जाम दो, लेकिन फोकस क्या रहना चाहिए? एक ही फोकस रहना चाहिए, और वो अंतिम फोकस होना चाहिए आपका। अगर आप एक एग्जाम की तैयारी, जैसे बोला जाता है, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी एक साल कायदे से कर ली, अच्छे तरीके से कर ली, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम हम लोग ने लिखे हैं यहाँ पे। इतने सारे एग्जाम जो यूपीएससी के थ्रू होते हैं, पीसीएस के थ्रू होते हैं, वो सब क्वालिफाई हो जाते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे प्लान्स हैं आपके पास में, आप कर सकते हो। लेकिन एक साल मेरे कहने पे प्रॉपर तरीके से यूपीएससी को दे दें, पूरा ईमानदारी के साथ। जिस डिसिप्लिन, नियम की सारी बातें हम लोगों ने की है, उन सब के ऊपर फोकस कर लेना। अगर आप ये कर ले गए तो आप सब लोग जरूर और जरूर यहाँ पे अधिकारी बनकर सब बच्चे जरूर निकलोगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग के साथ में, और आप लोग ये कार्य जरूर करोगे। और बहुत अच्छा सेशन जिस तरीके का हम लोगों ने डिस्कशन की है, 2-4 बच्चे जो रहेगा उनके बारे में बताएंगे, कभी और भी बात करेंगे, कभी डिस्कशन डिटेल में करेंगे। ठीक है, वो सारी की सारी बातें और डिटेल में कर लेंगे कि आप लोग के अंदर क्या पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्या नेगेटिविटी दूर करनी चाहिए अपने बारे में, उन सब के ऊपर भी कार्य करें। लेकिन जिन सबको बता दिया, मुझे उम्मीद है वो सब चीज़ें आप लोगों ने लिख ली होंगी या माइंड में छाप ली होंगी, यहाँ पे सेट होंगी। सब अपनी अपनी कमी जानते हैं, सब अपनी अपनी अच्छाइयाँ जानते हैं। कमियों के ऊपर काम करिए, अच्छाइयाँ कभी खत्म मत होने दीजिए। आपको क्या करना है? मैंने बोला ना, इस देश का एक अहम हिस्सा बनना है,
इस देश के डेवलपमेंट में, इसके ग्रोथ में हमको भागीदार बनना है। कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी नहीं कटती है, नहीं जीना है वैसे। यहाँ 90% लोग जीवन जी लेते हैं ऐसे पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन योगदान समाज में क्या है? जीरो। ठीक है, क्या करोगे ऐसी लाइफ का? इससे अच्छा लाइफ ही नहीं मिली होगी तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो जो जीवन मिला है उस जीवन को यूटिलाइज करो, और जब अपनी भागीदारी देश के प्रति देने की बारी है तो सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा सबसे आगे खड़े दिखाई दो। जैसे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट सबको पढ़ाया ना, राष्ट्रवाद का मतलब ही मैंने तुम लोग को क्या बताया था, ये कॉमन बाउंड्री में कॉमन गोल के साथ में आप लोग रहते हो, और हर एक पर्सन का अपना पर्सनल गोल होता है ना, वही गोल क्या है, वही देश की भागीदारी में उसको लेकर के ऐड कर। और इससे क्या होगा, हमारा देश के ऊपर देश को तरक्की होगी। और आप उसकी अगर यकीन मानिए, अगर आप भागीदार बन गए कि आपको लगे कि देश की तरक्की में 1% क्या 0.1% भी मेरा योगदान अगर है, तो आप यकीन मानिए कि आपसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। आप ही नहीं, आपके परिवार से, आपके गुरुओं से, आपके रिलेटिव से और आपके समाज से ज्यादा खुशहाल कोई नहीं होगा। अगर आपको ऐसा फील हो गया कि 0.1% की आपकी भागीदारी यहाँ पर है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, अपनी भागीदारी बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर फोकस करिए। अंतिम विराम यहीं के लेंगे, इसको यहीं खत्म करें। आप सबको ठीक है, Thank you so much, sir. सब अच्छा करें। सबका रिजल्ट सुनना है मुझे, मैं कहीं भी रहूँगा। आप सब लोग मुझे मैसेज करके जरूर बताइए सर इस रैंक में हमारा सिलेक्शन हो। ठीक है, हाँ सर 2 लाइनें हैं वो आपके, हम सबकी तरफ से। अरे प्लीज यहीं से बैठ के ही बोल दो। हाँ बोलो। नेचर तो है आपका लाजवाब, नेचर तो आपका है लाजवाब, फुर्ती में भी नहीं है आपका कोई जवाब। हमने आपको क्लास में बहुत सताया, हमने आपको क्लास में बहुत सताया, लाख मना करने पर भी शोर मचाया, आपने फिर भी मुस्कुरा के पढ़ाया। हमेशा यूं ही बढ़ती रहे आपकी ग्लोरी, कभी किसी बात का लगा हो तो दिल से सॉरी। हम चार की तरफ से अरे देखो, मैं तुम चारों के लिए तो बोल रहा था, तो मैं हमें लग रहा था, पर हम कुछ बताइए इसको थोड़ा सा improve पर हम करना। कुछ आपके लिए सोच रहे थे, तो उस वजह से थोड़ा कोई बात सुने, और मैंने इसलिए कभी बोला भी नहीं आप लोग को। अगर अब बोला है तो इसको पॉजिटिव वे में लेना, और पॉजिटिव वे में ही लेके यहाँ से जाना। मन में किसी भी तरीके का कोई खटास मेरी तरफ से भी अगर हो, और मैं सर को भी संबोधित करते हुए बोल रहा हूँ, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई तो आप सबसे सॉरी। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी सबको सॉरी है। अगर मेरी वजह से किसी को कुछ बुरा लगा, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, चलिए।